सर लाइव लाइव चालू हो गया सर, यू कैन स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, आप मुझे जो है मॉडरेटर आप बताते रहना, मिस्टर राकेश। ओके, ठीक है। ओके सर, ओके। एक बार चेक कर लेना मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, ठीक है। हाँ अस्सलाम सर, वालेकुम। ऑडिबल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा तालिबात जो इस पहले रियासती तेलंगाना उर्दू जॉब मेले के लिए जो रजिस्टर किए हैं, तमाम तलबा और तालिबात का खैर मकदम करता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। ये जो जॉब मेला होने वाला है हमारा 6 जनवरी 2022 को बमुकाम मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस जॉब मेले में तकरीबन जो है 1000 से ज़ायद तलबा तालिबात ने ऑनलाइन रजिस्टर किया है। ये तमाम तलबा और तालिबात को हमारे शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर ने ये ख्वाहिश की है कि इनकी जॉब मेले इंटरव्यू से पहले इनका जो है ऑनलाइन सेशंस हो, ट्रेनिंग सेशंस हो, ताकि इनको आसानी हो इंटरव्यू की वजह से। तो हम शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी सरपरस्ती में और मुश्तरका तौर पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन मैन पावर सर्विसेज एंड सिक्योरिटी और यूथ एडवांसमेंट कमेटी की जानिब से ये ट्रेनिंग सेशंस जो है मुनक्कद किए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेशंस हम तमाम तलबा और तालिबात को बज़रिए ईमेल के हमने जो है सेशंस का जो शेड्यूल भेजा है। आप अपने अपने ईमेल चेक कर लें। 27 दिसंबर यानी आज से 3 जनवरी तक रोज़ाना 2 सेशंस होंगे, 3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक एक सेशन, 4 से 5 बजे, यानी हर रोज़ 2 सेशंस होंगे। तो इसी एतबार से तकरीबन 16 सेशंस होंगे। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात है, तेलंगाना स्टेट उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से एक्सपर्ट्स भी हैं और सेटविन मेंटेनेंस सर्विसेज और जो सिक्योरिटी यूथ एडवांसमेंट कमेटी की जानिब से भी एक्सपर्ट्स है। तो मुश्तरका तौर पर ये एक्सपर्ट्स आपको जो है कैसा तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी करना है, कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के वक्त, ये तमाम जो है सेशंस चलेंगे। हमारे शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर की हिदायत के तौर पर उन्होंने इस प्रोग्राम का इनाग्रेशन जो है 25 दिसंबर यानी इतवार के दिन किया करा था। उन्होंने साफ तौर पर आप लोगों से गुजारिश की थी कि भाई इस सेशंस को लाजमी कर ले अपने ऊपर और जो है इस सेशंस को एक भी सेशन को जो है नागा ना करे और इस सेशंस को जो है ख़ास तौर पे जो है अहमियत दे। और ये सेशंस तमाम जो इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए जो आपको जो है काम में आने वाले सेशंस है। तो हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी तलबा तालिबात है ये सेशंस को आसानी के साथ, सहूलत के साथ नहीं बल्कि लाजमी तौर पे 3 बजे से 5 बजे तक तय कर ले कि आज से 3 जनवरी तक इसको हम पाबंदी से अटेंड करेंगे। अब ये सेशंस में समय पहला सेशंस इंट्रोडक्शन सेशन है जो मैं ले रहा हूँ।
मैं आपको इसका आउटलाइन यानी उसका एक खाका आपके सामने रखूंगा कि सेशंस में क्या क्या आपको समझाया जाएगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन किया जाएगा, ये आज मेरे सेशन में होगा। इसके अलावा जो 25 दिसंबर यानी इतवार के दिन शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर ने जो हिदायत दी थी, उसको एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि आपकी तैयारी यूं हो कि आप जो है सेशंस के बाद आईने के सामने अपने आप को बिठाए और आईने के सामने अपने बारे में बोले। इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाता है उन सवालात को जहन में लेके आए और अपना प्रेजेंटेशन को जो है आईने के सामने रखकर अपनी आप की तैयारी करें। सर ने मिसाल दी कि अपन खुद जो है हम खुद जो है आईने के सामने बैठेंगे तो हमारी गलतियां, हम कैसा प्रेजेंट कर रहे, हम जो है आंखें खोल के जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बंद करके दे रहे हैं, हम किस लिबास में हैं और कैसा हमारा प्रेजेंटेशन है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका क्या जवाब दिया जा रहा है। बड़ी अच्छी मिसाल दी है शेखुल जामिया ने। आपसे पूछा जा रहा आम के बारे में और उसका जवाब आप इमली के बारे में दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो। आपकी ड्रेसिंग कैसी हो, आपकी तैयारी कैसी हो। बोले कि जो है जो डिग्री हासिल कर लिए वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उस डिग्री के उस नॉलेज को जो है प्रेजेंट करने पर ही आपको जॉब जो है आपको हासिल होता है। तो उसको जहन में रखते हुए तमाम जो हिदायत ज़रीन जो है मशवरे जो शेखुल जामिया ने दिया है उसको अपने जहन नशीन रखे और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। मैं आज का सेशन इंट्रोडक्शन सेशन है। इस सेशन में मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन कौन हजरात जो है इसमें आपसे जो है आपकी ट्रेनिंग के लिए जो है आपके साथ रहेंगे, आपसे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, ये आपके लिए एक खुश आइन बात है कि प्रोफेसर हजरात मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के और उर्दू एकेडमी के माहिरीन, सेटवीन के माहिरीन आपके साथ आपको जो है हिदायत देंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हर सेशन में आप लोग क्या क्या चीज़ें करना है वो नोट कर लीजिए। समय पहले तो जो है ये सेशन से पहले आप अपने मोबाइल को चार्ज करके रखना है, एक तरफा होके बैठना है, एक लॉन्ग नोटबुक ले साथ रखना है। जो भी आपको पॉइंट्स दिया जा रहा है उसको नोट करना है और नोट करने के बाद अगर आपको कुछ दौराने जो है सेशन में अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ पूछना है, तो अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, क्योंकि ये 1000 के ऊपर जो है तुलबा तालिबात ने रजिस्टर किया है, तो ये नामुमकिन है कि जूम प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म में आपसे गुफ्तगू करे या आपको कोविड के ज़माने में आजकल के दौर में जो है आपको जो है फिजिकली बुलाए और आपकी तरबियत करे, ये नामुमकिन है। लिहाजा ये प्लेटफॉर्म जिसमें आपको एक तरफा सुनना है, हमारी बातें सुनना है, एक्सपर्ट्स की जो हिदायत हैं उनको जो है गौर और तवज्जो के साथ सुनना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो है नोट करना है। इसके साथ साथ कोई चीज़ आपको पूछना है तो यहाँ पर एक आपको हाथ के जैसा एक सिग्नल आपके एंड्रॉयड फ़ोन में नीचे दिखता है, वो सिंबल है, उसको आप क्लिक करें तो फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में आप मैसेज पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, इसको मुझे समझाइए, या मुझे ये मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दीजिए। तो फिर से एक बार और सुन लीजिए, ये जो है एक तरफा आपका सेशंस रहता है। यूट्यूब के जरिए से ये मेरा सेशन चल रहा है, क्योंकि तादाद 1000 से ज़्यादा है, लिहाजा हम जो है हमारे जो है सेशंस को आपके सामने रखेंगे। आपको जो भी सवाल जवाब क्वेश्चनेयर पूछना है उसको आप या तो आप हैंड रेस करेंगे या तो चैट बॉक्स में अपना मैसेज डालेंगे। इस मैसेज को हमारे जो टेक्निकल पर्सन है, मॉडरेटर जिन्हें कहा जाता है, वो जो भी सेशन ले रहा है उन तक पहुंचाएंगे कि सर ये फलाना फलाना सेशन में ये फलाना फलाना जो है स्टूडेंट ने आपसे ये सवाल किया है, तो उस सवाल को वो सेशन लेने वाले साहब नोट करेंगे, उसके मुताबिक उसका जवाब देंगे। हाँ, चैट बॉक्स के जरिए से ही आपको आपके सवाल को लिया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा चैट बॉक्स के जरिए से ही, कोई और ऑप्शन नहीं है, चैट बॉक्स के जरिए से। तो पहला सेशन में आप ये खास तौर पे नोट कर लीजिए, टाइमिंग्स का खास तौर पे नोट कर लिए, 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक
रोजाना 2 सेशंस होंगे, 3 बजे दोपहर से 4 बजे तक, 4 बजे से लेके 5 बजे तक। मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ कि हर एक अपने ईमेल आईडी को देख ले, ईमेल आईडी खोल ले, ईमेल खोल ले, अपना मेल खोल ले। उसमें हमने जॉब मेला उर्दू सेटविन मानू @gmail.com से आपको एक मेल भेजा है, जिसमें हमने हमारा आपको पूरा स्केड्यूल दिया है। 27 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक जो भी आपके जो है सेशंस होंगे, जो हजरात लेंगे, मैं उनके नाम भी, उनके टॉपिक्स भी लिखा, टॉपिक्स भी उस स्केड्यूल में है। चले आइए हम आपको तैयारी के बारे में बताते हैं, सेशंस के बारे में बताते हैं कि आज का जो दोपहर का जो सेशन होने वाला है, यानी 4 बजे से लेके 5 बजे, उसमें हमारे मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैं। ये सेशन लेंगे और इनका टॉपिक है हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू को आप कैसा फेस करना है, कैसा आप इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, कैसा फेस करना चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। आप जब भी जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ मुख्तलिफ जो है लोग होंगे, मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आपके पर्सनल यानी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके वालिदैन के बारे में पूछा जाएगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप कैसी तैयारी करना, कैसा अपने आप को पेश करना, कैसा अपन जाहिर करना, ये इसके लिए हमारे माहिर मुस्तफ़ा अली सरवई सर, ये एसोसिएट प्रोफेसर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, और इनका ताल्लुक शोबे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से है, और ये बड़े मशहूर है। फेसबुक में, यूट्यूब पे कई इनके जो है लेक्चर्स आप इनके देख सकते हैं। तो ये आपसे मुखातिब होंगे आज 4 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये सेशन भी काफ़ी काफ़ी अहम है। उसके बाद कल सुबह यानी मंगल के दिन आपको डॉक्टर अर्शिया आजम, जो एसोसिएट प्रोफेसर है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, और आईटीआई हमारे मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में है, ये प्रिंसिपल है, ये जो है हिंदुस्तान को जो है रिप्रेजेंट की है, यूनाइटेड किंगडम भी, यूके भी गई है, और ये जो है आपको मुखातिब होंगी। टॉपिक इनका है मॉक इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के जैसा एक माहौल बना के कैसा आपको इंटरव्यू देना है, किस तरीके से सही इंटरव्यू दिया जाता है, किस तरीके से इंटरव्यू गलत दिया जाता है, जिसका असर आप गलत देने से जो है आपको जो है सेलेक्ट नहीं किया जाता है, किस तरीके से मॉक इंटरव्यू देना है, यानी एक एक जो है उसकी अमली नमूना बताया जाता है कि भाई इस तरीके से इंटरव्यू सही दिया जा सकता है, अगर इस तरीके से देंगे तो आप नाकामयाब होंगे। तो ये मॉक इंटरव्यू आपको डॉक्टर अर्शिया आजम, ये आईटीआई के प्रिंसिपल है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, तो उनके जरीन जो है हम जो है एक्सपीरियंस से और उनकी नॉलेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोपहर में, कल दोपहर यानी मंगल के दिन दोपहर में 4 बजे से 5 बजे तक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डॉक्टर रेशमा निखत, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट और कॉमर्स और मैनेजमेंट, ये जो है हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की मेंबर भी है। ये भी काफ़ी मशहूर है, कई जो है ये तंजीमों से वाबस्ता है आपका, आप एएमपी की भी मेंबर है, आपको कई अवार्ड्स भी हासिल है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे होना चाहिए, उस पे जो है आपको कल मुखातिब होंगी दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है, आप जो है आपकी नॉलेज अच्छी है, आप सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको आपको जो है आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी है, थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छी है, मालूमात भी अच्छे है, मगर इंटरव्यू के वक्त इंटरव्यूअर के सामने जो कंपनी वाला, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला, जो इंस्टीट्यूट वाला जो आपसे मुखातिब हो रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, अगर उसके सामने आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी होगी, तो फिर आपको जो है उसको सुधारने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो है जो आपकी नॉलेज को, जो आपकी जो है एक्सपीरियंस को, जो आपके जो है प्रैक्टिकल नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज या आपके जो है आपके हॉबीज को आप उनके सामने कैसा एक्सप्रेस करते हैं। एक आम सवाल
इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका ये होता है कि आपके बारे में बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आप अपने बारे में बतलाइए। और लाजमी तौर पे जो है, क्योंकि माहौल पूरी दुनिया का जो है इंग्लिश का है, तो आपको अपने बारे में 2 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं मेरे क्वालिफिकेशंस क्या है और मेरी हॉबीज क्या है, मैंने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, मेरे स्कूलिंग कहाँ से किया और मैंने क्या क्या सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या मुझे अवार्ड्स मिले हैं और क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है मेरे को, बुक्स लिखने में, बुक्स पढ़ने में या आर्टिकल्स लिखने में। ये सारे चीजें जो है आपको 2 मिनट के अंदर बतलाना है। इससे वो अंदाजा लगा लेते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले, कि ये अंदाजा लगाते हैं कि ये तुलबा या ये जो कैंडिडेट है, तालिब इल्म है, ये जो कैंडिडेट है इसके अंदर कितनी उसकी कम्युनिकेशन की इस्तेताअत है, कितना इसका लेवल है, कितना इसके अंदर डेप्थ है और कितना इसके अंदर जुस्तजू है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इस वास्ते जरूरी है कि आप चाहे एजुकेशन फील्ड में जाए, चाहे आईटी सेक्टर में जाए, चाहे आप हेल्थ या फार्मेसी, चाहे जर्नलिज्म में जाए, वहां पर आप कैसा जाहिर करते हैं, कैसा एक्सप्रेस करते हैं, हाँ, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में, या आप जो है किसी दूसरे कंपनी से जो है ताल्लुकात बढ़ाने में या बिजनेस बढ़ाने में कैसा आप इंटरैक्ट करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का ही रोल है। विदाउट कम्युनिकेशन आपको हरगिज मेरे ख्याल से कोई एम्प्लॉयर नहीं ले सकता है। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में डॉक्टर रेशमा निखत मैडम, जो मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट की है, वो आपसे खिताब करेंगी कल 4 बजे से 5 बजे तक। इसी के साथ साथ चारशंबे के दिन बरोजे जो तारीख जो है 29 दिसंबर 2021 3 बजे से 4 बजे तक, टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर, पहला सेशन, हाउ टू प्रिपेयर गुड रेज्यूमे। ये डॉक्टर अशरफ नवाज, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के भी मेंबर है। ये भी काफ़ी मशहूर शख्सियत है। ये जो है काफ़ी हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें जो है एंकरिंग का रोल भी अदा करे हैं। और जो है हमारे पास स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के सतह पे जो होता है, उसमें भी जो है आपका जो है अहम रोल था। आप जो है इस टॉपिक पे जो है अपना जो है सेशन रखेंगे, सेशन है उनका हाउ टू प्रिपेयर गुड रेज्यूमे। यानी एक तो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, चलिए वो भी अच्छे हैं, उसके साथ साथ इंटरव्यू देने की इस्तेताअत भी आपकी बन गई, मगर आपके अंदर जो क्वालिफिकेशंस है, आपने जो चीजें हासिल की हैं, जो अवार्ड्स हासिल किए हैं, जो क्वालिफिकेशंस हासिल किए हैं, उसको प्रेजेंट करना भी एक हुनर है। यानी आपको एक वाइट पेपर दिया गया, अब आपको रेज्यूमे बनाना है, तो आप रेज्यूमे में ऊपर क्वालिफिकेशन लिख दिए, बीच में जो है आपका नाम लिखे और नीचे जो है आपके हॉबीज लिखे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रेज्यूमे बनाने की भी एक तरतीब होती है। रेज्यूमे बनाने में कई जो है तरीके के रेज्यूमे होते। एक सरसरी तौर पे आप रेज्यूमे बना दिए, चलिए नाम डाल दिए, क्वालिफिकेशन डाल दिए, एड्रेस डाल दिए, ये आम रेज्यूमे हो गया। मगर सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, सामने वाले को आप उनकी तवज्जो आपके ऊपर मजकूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका रेज्यूमे जरा हटके होना चाहिए, जरा दिख के आना चाहिए। उसके अंदर ऐसे ऐसे चीजें आपने करा वही है जो दूसरों ने कहा, मगर आपका रेज्यूमे ऐसा दिख के आना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या क्या अवार्ड्स किस लाइन से हासिल किए हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप फर्दर क्या करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कंपनी से, ये सारी चीजें। अब जैसा कोई आप एक मेडल हासिल करे तो किस लेवल का मेडल हासिल करे, वो सारी चीजें उसके नीचे। आजकल ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, ऐसा फोन नंबर जो चलता ही नहीं, हरगिज नहीं डालना है। क्योंकि जो भी कंपनीज रहो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, ये सारे के सारे जो आपका करस्पॉन्डेंस रखेंगे, आगे जो है आपसे रब्ता रखेंगे,
रवाबित आपके जो कायम होंगे, उसमें ये रहेगा कि जो है आपका ईमेल से करेंगे वो। आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपके व्हाट्सएप के ज़रिए से ही आजकल जो है तमाम चीज़ें, ये पोस्टल का ज़माना खत्म हो गया है कि आपको जो लेटर डालेंगे, आपको पोस्टमैन आएँगे, नहीं। तो इसलिए आपका ईमेल आईडी भी सही होना चाहिए। चेक कर लीजिए कि बराबर ईमेल आईडी दिए, नहीं दिए, फ़ोन नंबर बराबर दिए, नहीं दिए। तो इस एतबार से किस तरीके से अच्छा अपना रिज़्यूमे बनाना है, ताकि जो है सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो, देखते ही बोले कि भाई ये वाक़ई अच्छा रिज़्यूमे है। तो इस पे तफ़सीलात से जो बात करेंगे, कहता है कि मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं किस जॉब के लिए मैं सूटेबल हूँ, मैं किसके लिए सूटेबल हूँ। तो उसके लिए कंपनी का सही सिलेक्शन करना बहुत बोलो जॉइन करिए। सर को जॉइन करो, सर को जॉइन करो। हाँ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुआ था, जॉइन हो गया ना मैं। हाँ सर, हाँ सर, हो जी, गया। ठीक है, मैं फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, तो मैं आपको समझा रहा था कि जो है कंपनी का सेलेक्ट करना, इनखाद करना भी बहुत ज़रूरी है। वो भी जो है उसका भी हमको हुनर होना है, उसका भी हमको उसके बारे में भी सोचना है। जैसा मैंने आपको मिसाल दी, कोई इंजीनियरिंग करा हुआ है, कोई एजुकेशन करा हुआ है तो वो टीचर बनना चाह रहा है, कोई अगर जो है इंजीनियरिंग करा है तो वो आईटी कंपनी में जाना चाह रहा है, या प्रोडक्शन कंपनी उस लाइन की कम्युनिकेशन, जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कम्युनिकेशन के इंडस्ट्रीज में जाना चाह रहा है, कोई जर्नलिज्म करा, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करा तो जर्नलिज्म सेक्टर में जाना चाह रहा, कोई बीएससी वगैरह करा है तो वो हेल्थ या फार्मा की कंपनी में जाएगा। तो कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है वो इन्हसार करता है अपने क्वालिफिकेशंस के ऊपर, अपने जो है जो भी आप जो है 10th के बाद जो करे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कंपनी का सिलेक्शन भी जरूरी है। बाज कंपनीज जो है एक्सक्लूसिवली, यानी ये बोल सकते हैं कि खालिस खालिस जो है इंजीनियरिंग के लिए, आप जो है बीएससी करके है, आप बीकॉम करके हैं, आप एमबीए करके हैं, तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। भाई हमको चाहिए इंजीनियर, हमको चाहिए कि फार्मेसी वाला हमको चाहिए। तो हमको कंपनी के सिलेक्शन करना भी जरूरी है। इस टॉपिक पे हमारे मिस्टर मुतियालू राव, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक हैदराबाद में, और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिशन है, ये भी काफी मशहूर है। इस टॉपिक पे सेलेक्टिंग जॉब बेस्ड ऑन सब्जेक्ट या कोर्स, इस पे आपको जो है एक सेशन लेंगे 4 बजे से 5 बजे तक, ये चारशंबे के दिन। इसी एतबार से जुमेरात के दिन यानी थर्सडे, तारीख जो है 30 दिसंबर 2021 को फिर हमारी डॉक्टर रेशमा निखत मैडम
जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मास कॉमर्स और मैनेजमेंट की है। ये एक और टॉपिक पे जो है आपको मुखातिब करेंगी 3 बजे से 4 बजे तक। पहला सेशन इनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी, यानी इस टॉपिक पे वो समझाएंगी कि कि जो है हमको कैसा ड्रेस करना है, कैसा हमको फॉर्मल ड्रेस में आना है। अब आप जो है आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, आप जो है जींस पैंट पहन के आ रहे हैं या जर्किन पहन के आ रहे हैं, तो वो चीजें जो है इनफॉर्मल ड्रेसेस हमको नहीं पहनना है। पर्सनालिटी भी जो है बताती है, यानी आप बिल्कुल जो है सो के उठे हुए हैं, चेहरे पे जो है सुस्ती है, आलसीपना है, और आप जो है बोलते हैं ना कि एक्टी को जो है जबरदस्ती के जो है इंटरव्यू के लिए आ रहे नहीं, चेहरे पे हशास बशास, यानी आप जो है चौकन्ना होना, और जो है आप जो है बिल्कुल जो है हाजिर जवाब रहना, जो पूछा जा रहा उसी का जवाब देना, उसी से ताल्लुक से जो है अगर आपको एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है, मिसाल के तौर पे आम के बारे में पूछ रहा है और उसका जवाब दे रहे हैं आप जो है इमली के बारे में, ऐसा ना होना कि जो है हाजिर जवाब जो है और पूरा अटेंटिव सामने जो पूछा जा रहा है, कैसा ड्रेस करना है, कैसा मुखातिब होना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह डॉक्टर रेशमा निखत मैडम जुमेरात के दिन पहला सेशन 3 से 4 बजे तक यानी 30 दिसंबर को लेंगे। उसी एतबार से 4 बजे से उसी दिन जुमेरात के दिन 4 बजे से हमारे मिस्टर सैयद अरफात अहमद, ये असिस्टेंट डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक हैदराबाद है। ये आपको बॉडी लैंग्वेज पे, यानी बॉडी लैंग्वेज के ये भी एक अहम रोल है। आप इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, आप नजरें नीचे कर दिए, इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है, आपसे कंपनी वाले पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो आप इधर उधर झुक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो अपना बॉडी लैंग्वेज कैसी रहना, हम इंटरव्यू के सामने बैठे हुए हैं तो हम कैसा उनके सामने बर्ताव करना, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहना। तो इस टॉपिक पे जो है जनाब सैयद अरफात अहमद साहब जो है तफसीली जो है ये सेशन लेंगे। इसी एतबार से तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की तरफ से जो एक्सपर्ट है मिस्टर मोहम्मद ताहिर साहब, ये कई ऐसे जॉब मेला में जो है जॉब फेयर्स में जो है मुखातिब हुए, कई ट्रेनिंग सेशंस आप जो है बच्चों को दिए, खुद के कई इदारे भी हैं, उनके कई इदारों में जो है आप ट्रेनिंग देते हैं। ये आपको गोल सेटिंग यानी अपना मकसद, अपना एम, मैं यहाँ आया हूं, मैं इस कंपनी में लूंगा, मैं इस जगह मेरा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर अगर मैं लिया, इस कंपनी में लिया, इस इदारे में लिया, तो मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनूंगा, फिर प्रोफेसर बनूंगा। इस इदारे में लिया तो मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा जूनियर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। ये अगर मैं ज्वाइन करूंगा इस कंपनी में करूंगा तो मुझे पहले टेक्नीशियन रहेगा, फिर सीनियर टेक्नीशियन रहेगा, फिर मुझे ये मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मैं कस्टमर केयर में रहूंगा, फिर जो है मैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव बनूंगा, फिर जो है उससे सीनियर लूंगा। मैं किस कंपनी में जाऊंगा, मेरे जो हुनर की वजह से, मेरे क्वालिफिकेशन की वजह से, जो मुझे जो है एक अपने दिमाग में तय कर लेना है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस कंपनी में लेना है और इस कंपनी में मुझे ये मुकाम हासिल करना है। पहले इस पे ज्वाइन करूंगा, उसके बाद यहां जाऊंगा, ये स्टेप लूंगा, फिर ये हासिल करूंगा। तो ये गोल सेटिंग जो है बहुत जरूरी है। ये भी अगर हमारा जो है बेमकसद अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मायने नहीं है, उसमें अपने को आगे जाके पछताना पड़ता। अब हमारा इंटरेस्ट है, मैं मैनेजमेंट का हूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है मैनेजमेंट में है, मगर मैं ऐसी कंपनी में लिया जो मैनेजमेंट जो है मेरे स्किल्स वहां पर जाहिर ही नहीं होते और ना यहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो मुझे उससे फायदा नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट एक है और गोल एक है, मगर मैं ऐसी कंपनी में लिया जिसमें जो है कोई और चीज हो रही है, तो आपका वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता, आपकी ग्रोथ नहीं होती, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसी एतबार से देखिए आपके पास मैं सेशन शेयर भी कर रहा हूं, ये आपके मेल में भी आया है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जुमे के दिन, अब ये हरगिज ये ऐसा ना सोचे कि जुमे के दिन जो है हम 1:30 बजे 2 बजे तक जो है जुमे की नमाज के बाद हमको टाइम नहीं मिलता, नहीं, ये आप हर सेशन हम चुन चुन के, खास तौर पे जो है चुन चुन के जो है हमारे तीनों जो है मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन SNMS और यूथ एडवांसमेंट कमेटी पूरे मिलके जो है ये सेशंस को
बड़े गौर और फिक्र के साथ ये सेशंस को जो है तय किए हैं, लिहाजा एक भी सेशन नहीं छोड़ना। अब जुमे के दिन जो है खास तौर पे दूसरा जो सेशन है 4 बजे से लेके 5 बजे तक, इसमें जो है जो टॉपिक है 4 बजे से 5 बजे, उसका टॉपिक का नाम है हाउ टू कन्विंस द इंटरव्यूअर। इसको डॉक्टर सैयद सलाउद्दीन, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और डिप्टी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। ये कई जो है टेक फेस्ट में या साइंस सिंपोजियम में इनकी जो है शिरकत एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए मेन कन्वीनर रही। आप जो है उर्दू से ग्रेजुएशन तक आपका जो है कोर्स किए है और आप जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी किए हैं और आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी गाइड किए। हमारे यूनिवर्सिटी से आप तकरीबन 2 साल से जो है जुड़े हुए हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो आप जो है इस टॉपिक पे अपनी तफसीली जो है सेशन लेंगे कि हाउ टू कन्विंस द इंटरव्यूअर। अब जो है आपका जो है इसको बोलते एक अलग हुनरमंदी है कि अगर मैं कोई कंपनी या कोई इदारे का हूं और मैं ये तय कर लिया कि मैं आपको नहीं लूंगा, मगर आप उसको कैसा कन्विंस करना है, उसको कैसा मनवाना है, आपके स्किल्स को कैसा उनको जोड़ना है, आपकी सलाहियत को कैसा उसको मैच करना है, इंटरव्यू को कन्विंस करना है। और अगर मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है और मैं जो है मेरे क्वालिफिकेशंस के बाद, मेरे यूजी पीजी के बाद मैंने 2-3 साल ट्रेनिंग भी ली, 2-3 साल में मुझे जो है एक्सपीरियंस भी है, जॉब का एक्सपीरियंस है, तो मैं कैसा जो है उसको कन्विंस करके मैं जो पैकेज पे जाऊंगा, जरा ऊपर का पैकेज में जाना है, कैसा उसको मैं मनवाना है कि अगर मैं आपकी कंपनी में जाऊं तो ये आपके कंपनी का मैं फायदा कर सकती हूँ, ये कंपनी को इस सतह तक लेके आ सकती हूँ, कंपनी का जो ये लेवल है तो मैं ये सतह तक उसको पहुंचा सकता हूँ। ये उसके जहन में डालना पड़ता है। ये बड़ी यानी एक टेक्निकल बात है। बात आप सुने होंगे, आईआईटी स्टूडेंट्स है, आईएम के स्टूडेंट्स है, उनको लोग जो है 10-10 लाख पर फी महीना क्यों देते हैं? उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो सलाहियत रहती कि जो उनकी कंपनी को आगे तक लेके जा सके। ये बड़ी हुनरमंदी का काम है, ये बड़ी दानिश्वर का काम है कि भाई आप जो है अपने इंटरव्यू को अपने काबू में करना है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है और मुझे आप लेंगे तो ये आपका कंपनी का फायदा होगा, लिहाजा मैं ये पैकेज पे आना चाह रहा हूँ। डिमांड करते हैं। बाज स्टूडेंट्स वो होते हैं, बाज तुलबा तालिबात वो होते हैं, वो यूं कहते हैं कि हम ये इतने पे आप ज्वाइन नहीं करेंगे, इतनी सैलरी पे हम ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर मुझे आप ये देंगे और ये सहूलतें देंगे और ये मुझे बेनिफिट देंगे, ये मुझे जो है आप पर्क्स देंगे तो मैं ज्वाइन करूंगा, वरना मैं जो है किसी और कंपनी में। तो ये बड़ी यानी ये कब हो सकता है? जब आपके अंदर वो पोटेंशियल हो, वो इस्तेताअत हो, वो क्वालिफिकेशंस हो, वो हुनरमंदी हो, आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर हो कि अपने ऊपर वालों को, अपने सामने वालों को आप अपने काबू में कर सकते हैं। इसके साथ साथ हफ्ते के दिन 3 बजे से 4 बजे तक मिस्टर मोहम्मद जफर, ये भी जो है एक एक्सपर्ट है, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ने ये एक्सपर्ट साहब का नाम जाहिर किया है। ये भी जो है काफी जो है मशहूर है, कई इंटरव्यू स्किल्स में ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये इंटरव्यू स्किल्स इस उन्वान पे सेशन लेंगे 3 बजे से 4 बजे तक। इंटरव्यू स्किल्स यानी आप जो है इंटरव्यू देने के भी तौर तरीके हैं, कैसा आपके इंटरव्यू जो है इंप्रेसिव हो सकती है, कैसा जो है असर कर सकती है। इंटरव्यू के कई स्टाइल्स होते हैं, कई जो है इसके तौर तरीके होते हैं, उसको वो स्किल्स को हासिल करना जरूरी है। आप वो स्किल्स को एक्वायर करेंगे, हासिल करेंगे तो आपकी इंटरव्यू आसान होंगी, आपको देना आसान होगा और आपको आसानी के साथ इंटरव्यू आपको जॉब दे सकता है। तो ये इंटरव्यू स्किल्स पे तफसीलात से जनाब मोहम्मद जफर साहब तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानब से एक्सपर्ट मुकर्रर किए गए, वो आपसे मुखातिब होंगे। इसी के साथ साथ हफ्ते के दिन 4 बजे से 5 बजे तक, उसी दिन हफ्ते के दिन 4 बजे से 5 बजे तक हमारे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब,
ये मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, हेड भी है। इसी के साथ साथ इनके जिम्मे जायद जिम्मेदारियां भी है। एनएसएस के ये कोऑर्डिनेटर है, और जो यूनिवर्सिटी में जो है बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, आप ही के जरिए से, जो आप ही के सरपरस्ती में, आप ही के जो है कोऑर्डिनेटरशिप में होते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब काफी जो है मशहूर शख्सियत जर्नलिज्म में है, और इनका ताल्लुक भी जो है जर्नलिज्म से है। ये जो है आपको कंपनीज जब भी आपको एप्लीकेशन देती हैं, हाउ टू फिल कंपनीज जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कभी भी जो कंपनी अपना इश्तिहारात डालती है, इश्तिहार जो है अखबार में डालते हैं, या अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह देते हैं, तो किस तरीके से, किस खूबी से आप उस एप्लीकेशन को भरना है। तमाम तफसीलात के अलावा बाज ऐसे उनके क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा नाम वगैरह, एड्रेस, ईमेल वगैरह के अलावा, कि आप कैसा हमारी हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है, आपको हम क्यों लेना। ऐसे बाज नुक्ते रहते हैं जिसको जो है ये एक्सपर्ट्स आपसे शेयर करें तो काफी आपको फायदा होता है। तो इस उन्वान पे, हाउ टू फिल कंपनीज जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स, इस उन्वान पे आपको जो है प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब तफसील से ये सेशन लेंगे। ये सेशन भी आपको काफी जो है, काफी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, काफी जो है इसका जो है आपको जो है काफी आपके इसको जो है इम्पोर्टेंस है इसका। इसी एतबार से संडे के दिन, इतवार के दिन 2 जनवरी को 2022 को सुबह, यानी माफी चाहता हूँ, दोपहर 3 बजे से, पहला सेशन 3 बजे से 4 बजे तक, डॉक्टर सैयद असगर महमूद, ये सेटविन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज और यूथ एडवांसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन है, सेटविन के वन ऑफ द डायरेक्टर्स है। तो ये आपसे मुखातिब होंगे। इनका टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग। इन्होंने सेटविन में भी एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर कायम किया है। ये मुख्तलिफ जो है मुकामात पे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में, ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स है, जहाँ पर पहले ये कैरियर काउंसलिंग की बुनियाद इस तरीके से पड़ी जब तेलंगाना और आंध्रा एक था, तो ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की तरफ से कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स होते, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, आपको एक कार्ड दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया जाता था। उस कार्ड के बुनियाद पे आपको जो है आपके मेल में आपके लेटर्स आते थे, घर पे लेटर्स आते थे कि फलाना फलाना कंपनी जो है अपनी वैकेंसीज को जो है एडवर्टाइज की है, आप उसमें शिरकत करिए। तो ये अब जो है इसका कैरियर काउंसलिंग में जो है ये इसी नहज पर ये जो है कैरियर काउंसलिंग के बारे में तफसीली जो है यानी सेशन देंगे 3 बजे से 4 बजे तक, बरोज़ इतवार 2 जनवरी 2022। उसी दिन 2 जनवरी को दोपहर में मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा, ये भी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के माहिर है, एक्सपर्ट है। ये भी कई जो है ऐसे लेक्चर्स दिए हैं, कई ट्रेनिंग सेशंस आपके जो है आप जो है खास तौर पे उर्दू यूनिवर्सिटी में भी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी सेशंस दिए हैं, काफी जो है फेमस है। ये इनका जो टॉपिक है कंपनीज एक्सपेक्टेशन। एक तो जो है हमारी उम्मीदें हैं कि फलाना फलाना कंपनी में लूंगा तो फिर मुझे ये पोस्ट मिलेगा, फिर मैं थोड़े 2-3 साल के बाद मुझे तरक्की होंगी, फिर ये पोस्ट मिल जाएगा, फिर ये सेक्शन में मैं ये डिपार्टमेंट, ये कंपनी के ये डिपार्टमेंट में मैं वर्क करूंगा, काम करूंगा, फिर मेरा डेवलपमेंट ऐसा होगा। इसी एतबार से कंपनी वालों का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, उनका भी जो है ये रहता है कि मैं अगर ये कैंडिडेट को लूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, हम कंपनी को क्या फायदा होगा। अगर मैं कैंडिडेट को लूंगा तो मेरे ये सेक्शन में, मेरे डिपार्टमेंट में इनके इनकी इनकी मौजूदगी की वजह से कंपनी को क्या फायदा होगा। तो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को गौर करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत जरूरी है। कंपनी चाह रही है कि वो जो है बस फ्रेशर्स को लेना। अब हम जो है 4-5 साल एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर हम जाके उनके पास मिलेंगे तो उन्होंने बोलेंगे कि नहीं भाई, हमको फ्रेशर्स होना है, हम आपको जो है आपके 4-5 साल एक्सपीरियंस है उस पर हम उतनी सैलरी नहीं दे सकते, हम फ्रेशर्स को लेना चाह रहे हैं। हम फ्रेशर्स को कोई और चीज पे, कोई उनका सॉफ्टवेयर
जो ऐप डेवलप कर रहे हैं उस पे हम ट्रेनिंग देंगे और हम उसको वो करेंगे। तो कंपनीज के एक्सपेक्टेशंस जॉब की वजह से या जॉब क्या बोल सकते हैं नीड बेस होती हैं। यानी नीड बेस यानी कंपनी में अब फिलवक्त जो है डेटाबेस को मैनेज करना है, डेटाबेस को कंट्रोल करना है, डेटा को जो है कंपनी का पूरा डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा, सैलरी वगैरह हर चीज का देखना है। तो उनको जो है अकाउंट से रिलेटेड कोई शख्स होना है, उनको कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं होना है, उनको कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं होना है। उनका उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे बीकॉम या अकाउंट से टैली वगैरह पैकेजेस करा हुआ कोई ऐसा कैंडिडेट होना है। इसी एतबार से अगर कोई एक सुपरमार्केट वाले यहाँ पर जो है देखिए, अब ये जॉब मेला में 6 बड़े बड़े सेक्टर्स है, 6 बड़े बड़े सेक्टर्स, यानी अगर 60 कंपनियां हैं तो मैं आप इस तरह से आपको समझाऊं, 10 कंपनियां आपके एजुकेशन, 10 इदारे, कंपनी के इदारे एजुकेशन के होंगे, 10 कंपनियां आईटी के होंगे, 10 कंपनियां आपके जो है हेल्थ हेल्थ यानी आपका जो है ये अपोलो, हेटीरो लैब्स, रेड्डी लैब्स, हेल्थ के बिना पे हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ के उसमें 10 कंपनियां बैंकिंग के होंगे, 10 कंपनियां आपके जो है इंजीनियरिंग के आईटी जॉब से रिलेटेड होंगे, 10 कंपनियां आपके जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, जैसा आपको अगर जॉब करना है जर्नलिज्म में या टीवी का कोई एक टीवी में एंकरिंग करना है या जर्नलिस्ट बनना है, तो आपको इंजीनियर है मगर जर्नलिज्म की कोई नॉलेज नहीं है, मास कम्युनिकेशन की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्यों वो करेंगे? वो चाहेंगा कि बच्चा जो है ग्रेजुएशन एमसीजे से करा हो, जर्नलिज्म में करा हो, बच्चा जो है उसी लाइन का हो, तो वो जो है उसको लेंगे जो जर्नलिज्म वगैरह से उसका बैकग्राउंड जो है उस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का हो। तो कंपनीज का एक्सपेक्टेशन करता है उनकी जरूरतों के एतबार से, उनके पास जो जरूरतें हैं उसी एतबार से वो स्टूडेंट को लेंगे जो उनकी जरूरत के लिए है। अब उनका हो सकता बाज ऐसे कंपनीज है जहां पर आईटी कंपनी है जहां पर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेना चाह रहे, मगर उनके मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल करना है, वहां के मैनेजमेंट को देखना है, तो वो एमबीए स्टूडेंट को लेकर जाते। तो इसलिए हर कंपनी का अपना जॉब के मुताबिक, नीड के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक वो कैंडिडेट्स को लेते हैं। इसी एतबार से आखिरी जो दिन है वो आखिरी दिन जो है पीर को 3 जनवरी को हम ये सेशन जो है 3 से 4 प्रोफेसर एम.ए. अजीम साहब, ये मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट के ये सीनियर प्रोफेसर हैं इस डिपार्टमेंट के, ये प्रॉक्टर भी हैं जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी मैटर्स में जो है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के जो है ये प्रॉक्टर हैं। सिक्योरिटी के भी आप पूरे यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी के भी जो है आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी है। तो ये जो है बेस्ट इंटरव्यू के बारे में आपको तफसील बताएंगे कि कौन सी ऐसी इंटरव्यू है जिस बुनियाद पर आपको इंटरव्यूअर आपको जो है इनकार नहीं कर सकता, आपके सिलेक्शन को इनकार नहीं कर सकता। बेस्ट इंटरव्यू किसे बोलते हैं, इस उन्वान पर इस सेशन में जो है प्रोफेसर एम.ए. अजीम सर तफसील से आपको बतलाएंगे, उनकी एक्सपीरियंस के बिना पर, उनके जो है उनके सलाहियत के बिना पर। ये भी काफ़ी मशहूर है, कई सेशंस लेते हैं मैनेजमेंट में और कई सेशंस जो है इंटरव्यू स्किल्स पे भी लेते हैं। तो आपको बेस्ट इंटरव्यू किस तरह से दिया जाता है, किसे बेस्ट इंटरव्यू क्या कहते हैं, और बेस्ट इंटरव्यू के लिए क्या क्या जरूरतें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें हासिल करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब जो है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो इस पे तफसीलात से बताएंगे। उसके बाद आखिरी सेशन हम आपको अभी नहीं छोड़ेंगे, 3 तारीख के दिन 4 बजे से 5 बजे तक फिर मेरा सेशन होगा, जो मैं फिर से ये जितने भी सेशंस हुए उनका मुख्तसरन आपको खुलासा करूंगा कि ये सेशन में ये बोला गया, ये सेशन से ये हासिल हुआ, ये सेशन से ये हासिल हुआ। अब आपकी तैयारी 6 तारीख के लिए क्या है, 6 तारीख के एतबार से ये तमाम सेशनों से आपको क्या हासिल हुआ है, वो एक रिकैप यानी आप फिर से एक बार आप जो है फिर से जो है एक आपको मैं दोहराऊंगा कि ये सेशंस में ये बोला गया, ये हिदायत दी गई, ये आपकी तैयारी होना चाहिए, ये आपकी जो है आपको जो है इंटरव्यू से पहले लाना है, ऐसा ड्रेस करना है, ऐसा अपनी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपको इस तरीके से करना है। तो ये सेशंस को आप
तवज्जो के साथ और जो है पाबंदी के साथ और बिला नागा एक एक सेशन, क्योंकि ये सेशंस को खास तौर पे इसको तय किया गया है और ये तीनों मुश्तरका तौर पर जो है ये फैसला किया गया था कि इस सेशंस को कैंडिडेट्स तुलबा और तालिबात खास तौर पे जो उर्दू बैकग्राउंड के है, उर्दू मीडियम के है, उर्दू बैकग्राउंड के, उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। काफ़ी जो है यानी इसके उनको जो है एक जो है ज़रिया बनेगा कि इंटरव्यू को पास करने के लिए, ज़रिया बनेगा उनको जॉब्स मिलने के लिए। और हमारी उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है, जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब मेले में आएंगे, 1000 स्टूडेंट्स तो रजिस्टर करिए, 1000 से ज़्यादा रजिस्टर करिए। हम तमाम से ख्वाहिश करते हैं कि 1000 के 1000 ये सेशंस को तवज्जो के साथ नोट भी करें, नोट करने के साथ साथ आप जो है इसको जो है तय कर ले कि मुझे ऐसा ऐसा इंटरव्यू देना है। इसी एतबार से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारों को जो है जॉब मिलेगा। अभी जो क्वेश्चंस है मैं राकेश से रिक्वेस्ट करता हूँ। राकेश, क्या क्या क्वेश्चंस थे चैट बॉक्स में? अभी एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में, अभी देख रहा हूं मैं। और सर कॉमन क्वेश्चंस ये है सर कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके के जॉब्स अवेलेबल है और उर्दू मीडियम जो है, अगर कैंडिडेट्स उर्दू मीडियम नहीं है तो उनके लिए क्या रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स तो जो है अपने अपने स्पेशलाइजेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स को बता के जो है उसके हिसाब से कोई जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है बोल के जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से। और मदरसा स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस है सर कि मैं मदरसा से डिग्री हासिल किया हूँ, वेरियस डिग्रीज जो भी लेवल्स है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है जॉब्स किस तरीके के जॉब्स अब अच्छा, रहेंगे ठीक। और कंपनीज जो है कैसे रिक्रूट करेंगे इन लोगों को। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी ओके, मैं भी उसका सवाल जवाब दे रहा हूँ अभी। ये अभी चैट बॉक्स में जो है जो सवालात आए मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। अभी उसमें से एक सवाल ये था, बास तलबा तालिबात ने ये सवाल का जो है ये क्वेश्चन पूछे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके के जॉब्स होंगे। मैं मिसाल देके बताता हूँ कि हम जो है हमारे जॉब मेले में शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है ये, और एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे जो है इंस्टीट्यूशंस हमारे जॉब मेले में आएंगे। तो इनके पास रिक्वायरमेंट टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन, अगर आप डीएलएड है, आप बीएड है, आप एमएड है, आप पीएचडी करे हुए, तो आपके क्वालिफिकेशन के एतबार से टीजीटी, पीजीटी ये जो भी है ये अपने रिक्वायरमेंट्स को जो है आप उसमें उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। इसी एतबार से ये जॉब मेला खालिस जो है उर्दू तलबा तालिबात, उर्दू मीडियम तलबा तालिबात या उर्दू किसी लेवल पे यानी 10th में, इंटरमीडिएट में या 10th से पहले उर्दू पढ़े थे या किसी मदरसे से फारिग हुए थे या कोई जो है उर्दू एकेडमी वगैरह से जो है कोर्सेज करे थे, डिप्लोमा कोर्सेज करे थे, एनसीपीएल से करे थे या तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी से करे या सेटविन से करे, कोई ऐसे इदारे रिकग्नाइज, गवर्नमेंट रिकग्नाइज इदारे से कुछ डिप्लोमा या सर्टिफाइड प्रोग्राम करे थे, जैसे इदारे अदबियात भी है, सर्टिफाइड प्रोग्राम्स करें, तो हम उनको कंसिडर करते हैं एज ए उर्दू कैंडिडेट कि उनको उर्दू आती है, वो इस जॉब मेला में ज़रूर शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई उर्दू हासिल नहीं किया मगर उर्दू आती है, तो उनको जो है चाहिए कि जो है कोई इदारे से रब्त हासिल करे और अपना उर्दू का जो है इम्तिहान दे या उनसे बात करे कि आपकी फलाना फलाना प्रोफिशिएंसी पे आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता है, वो पूछें, वरना जो है रिकग्नाइज गवर्नमेंट बॉडी के ही सर्टिफिकेट को माना जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि बिल्कुल इस जॉब मेले में
मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स होंगे और मुख्तलिफ कंपनियां होंगे। कोई 10th पास करके होगा, कोई इंटरमीडिएट पास करके होगा, कोई यूजी में बीएससी करा हुआ होगा, कोई यूजी में बीटेक करा हुआ होगा, बीकॉम करा हुआ होगा, या बीसीए करा होगा, बीएससी साइंसेज में होगा, बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में होगा। मुख्तलिफ मुख्तलिफ रहेंगे। तो अब मैंने जैसा बताया कि बड़े बड़े जो सेक्टर्स है, कंपनी का एक ग्रुप यानी 60 कंपनीज है मिसाल के तौर पे, उसमें 5 या 10 कंपनीज एजुकेशन के है, 10 इदारे एजुकेशन के है, ये 10 इदारे आईटी कंपनीज के है, 10 इदारे जो है आपको कस्टमर केयर के लिए, कस्टमर सर्विसेज के लिए है। उसमें आपको जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर एग्जीक्यूटिव वगैरह उसके जॉब्स मिल सकते हैं। आपका हेल्थ और फार्मेसी है, नर्सिंग है, जैसा हेटीरो लैब्स है, रेड्डीज लैब है, अपोलो है, ये आपको बीएससी साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह करे उनको ये लेते हैं। उसी एतबार से अगर आप बीकॉम वगैरह करे हुए हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर में, ये जैसा एक्सिस बैंक आ रही है, बैंकिंग सेक्टर में आपको लिया जाता है। इसी एतबार से अगर आप जो है यूजी जो है आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में किए हैं या यूजी पीजी किए हैं, तो आप जो जर्नलिज्म के रिलेटेड जो टीवी 9 वगैरह जो टीवी जो उर्दू रिलेटेड है, जैसा भारत न्यूज वगैरह, हम उनसे भी राब्ता हासिल कर रहे हैं ईटीवी, अगर वो आ जाए तो उस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जो है वो ले सकते हैं। इसी एतबार से कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हैं तो पॉलिसी मेकिंग जैसा सीडीपीपी है वो आएंगे तो उनमें जो है आप अपनी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है शोबों से बच्चे जो आएंगे यूजी पीजी कोर्सेज करके, मुख्तलिफ रहेंगे, टेक्निकल हो या प्रोफेशनल हो या साइंसेज के हो या मदरसे के हो। मदरसे में एक चीज याद रखना है कि मदरसा रिकग्नाइज्ड हो, गवर्नमेंट रिकग्नाइज, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या रिकग्नाइज्ड हो। क्योंकि 10th आप जो है अगर कोई मदरसे का जो है 10th इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट है, इक्वलेंसी उनकी है, इंटरमीडिएट करे या मदरसा करने के बाद 10th कर लिए, मदरसा करने के बाद इंटरमीडिएट कर लिए, तो एक चीज तो ये है कि मदरसा बैकग्राउंड है और रिकग्नाइज्ड है। दूसरा ये कि अगर मदरसे से करे, फारिगीन है और रिकग्नाइज नहीं है मगर 10th का एग्जाम दिए थे, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए, तो वैसे तलबा तालिबात भी इस जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। कोई और सवाल? राकेश, कोई और कुछ सवाल है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि सारे तलबा तालिबात इसमें जुड़े हुए हैं। सर वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सर। अच्छा, मैं तलबा तालिबात से, पूरे कैंडिडेट से जो रजिस्टर करे हैं जॉब मेला के लिए, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि जो अब तक रजिस्टर नहीं करे उनको बता दें कि 31 दिसंबर आखिरी डेट है, उसमें अपने उनको रजिस्टर करने के लिए कहा जाए। और ये देखिए जॉब्स है 10th के बाद से लेके यूजी पीजी आपके रिसर्च स्कॉलर्स तक, जिसमें जॉब्स अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। और 31st लास्ट है, 31 दिसंबर। और इसी एतबार से जो आज के सेशन में किसी वजह से बच्चे नहीं आए, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि जो है उन तक अगर आप उनसे पहचानते हैं, बाद सेशंस में नहीं आए, हमने उनको मेल भी डाला है, उनको बताइए, हम अखबार में भी इंशाल्लाह देंगे, कल अखबार में भी आएगा इंशाल्लाह ये सेशंस के बारे में कि इसको इसको अहमियत दीजिए, इसको पाबंदी के साथ, एक सीयू के साथ इसको अटेंड करिए। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक नई फ्रेश नोटबुक में लिखिए और जो भी हिदायत दे रहे हैं उसको जो है तवज्जो से सुनिए और अमली जिंदगी में लेके आइए, अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आइए। इंशाल्लाह अगर ये आप पूरे सेशंस अटेंड करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि आप बिना जॉब लिए ये मेले के बाहर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अगला सेशन इंशाल्लाह जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, ये आपको बताएंगे कि इंटरव्यू को कैसा फेस करना है, इंटरव्यू को कैसा आप फेस, आमना सामना करना है, उसका कैसा आपको जो है तैयारी करना है। तो इंशाल्लाह एक 4-5 मिनट के बाद मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब आपसे खिताब करेंगे दूसरा सेशन। तो तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश है कि ये सेशन भी तवज्जो के साथ पूरा अटेंड करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। राकेश, ओवर टू यू।
ओके सर, अगला सेशन स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू करेंगे सर फिर। हाँ, मुस्तफा अली सलील साहब ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए उनको, आप ज्वाइन कर वो कर लीजिए सर, ज्वाइन करिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवरी साहब, मुस्तफा अली सलील साहब, शुक्रिया शुक्रिया आप हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप तशरीफ लाएं। ये तलबा तालिबात मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि तकरीबन 1000 के ऊपर इनकी काउंट हो चुकी है और ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड के हैं, कोई 10th पास करा हुआ है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई मदरसा बैकग्राउंड से है, कोई यूजी डिफरेंट शोबे में है, प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, पीजी के भी है, रिसर्च स्कॉलर्स भी है और उर्दू मीडियम के भी है, उर्दू बैकग्राउंड के भी है। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आपका शुक्रिया अदा करते हुए गुजारिश की जाती है कि जो है इस सेशन को आप ले। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। अजीज तालिब इल्मों, सबसे पहले मैं आप सबका आज के इस ऑनलाइन सेशन में खैर मकदम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अजीज तालिब इल्मों, ये बड़े ही फ़ख्र की बात है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हुकूमत तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों, ख़ासकर तेलंगाना उर्दू एकेडमी और सेक्ट्रिन के ताउन से अपनी नौयत के पहले उर्दू जॉब मेले का इनेकाद करने जा रही है। अजीज़ तालिब इल्मों, यहाँ पर इब्तदाई नौयत की कुछ बातें कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पर आऊँगा। ये उर्दू जॉब मेले का जो इनेकाद किया जा रहा है, दरअसल वो इस बात का सबूत है कि उर्दू यूनिवर्सिटी सिर्फ तलबा को तालीम देकर अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं समझती। उर्दू यूनिवर्सिटी इस बात के लिए भी संजीदा है कि जिन तलबा ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है या जिन तलबा ने उर्दू एक ज़बान के तौर पर पढ़ी है, उनको रोज़गार से भी मुंसलिक किया जाए। अजीज तालिब इल्मों, सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के दौर में और साबिक़ में भी रहा है, लेकिन कोरोना के बाद ये चैलेंज कुछ बढ़ गया है, और वो है ऐसी तालीम जो एक नौजवान को, एक फ़र्द को फरागत के बाद अपने पैरों पर खुद खड़ा कर सके। मेरी मुराद है रोज़गार। जिस तरीके से हमने साल 2020 में कोरोना कोविड-19 का वायरस देखा है और उस वायरस के सबब जो आम आदमी की जो ज़िंदगी मुतासिर हुई है, वो अपनी जगह बदस्तूर उससे जो जुड़े हुए संगीन मसाइल हैं, वो बदस्तूर अपनी जगह अहमियत रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप तलबा को बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत जब नए मुलाजिमीन का तकर्रुर करने जा रही है, जब नए अफराद को अपने यहाँ तकर्रुर करने जा रही है, वो किसी तरह से भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये वो तलबा हैं, ये वो उम्मीदवार हैं जो कि कोरोना के दौरान जिन्होंने तालीम हासिल की या जिन्हें कोरोना के सबब रोज़गार नहीं मिला है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कोई भी जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उस इंटरव्यू के दौरान कोई भी आपको इसके कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आपको रियायती मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं है कि चूंकि आप तलबा ने पिछले बरसों के दौरान अपनी तालीम जो मुकम्मल की है वो ऑनलाइन थी और बड़े मसाइल के साथ आप लोगों ने अपना कोर्स या अपनी तालीम को मुकम्मल किया है। यानी जो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन है, जो इंडस्ट्री के डिमांड है, जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस है, वो बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या आप तलबा उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। तो मेरा जो आज का मौजू है कि वो हम इंटरव्यू के लिए, जो कि जॉब मेले के दौरान जो मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ कंपनियां जो उर्दू यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आएंगी, तलबा से वो किस तरह का इंटरव्यू लेंगे और या किस तरह से तलबा का इंतखाब होगा। जैसा कि डॉक्टर यूसुफ खान साहब ने अभी पिछले वाले सेशन में आप लोगों को ये बतलाया कि 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस जॉब मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी 1000 से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जो फिलहाल रोजगार की तलाश में हैं, जिनका उर्दू मीडियम से ताल्लुक है या जिन्होंने उर्दू जबान पढ़ी है, जो इस उर्दू जॉब मेले में शरीक हो रहे हैं। लाजिम बात है, ऐसे तो कोई लोग होंगे नहीं जो पहले ही बरसरे रोजगार हैं और फिर वो जॉब मेले में आए। यानी जो ज्यादातर जो गुमान है वो ये है कि ये सभी तलबा चाहते हैं कि इस जॉब मेले के जरिए से उन्हें
रोजगार मिले। क्या इतनी ही तादाद में कंपनियां के 1000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या जो कंपनियां इस जॉब मेले में शिरकत करने वाली हैं, क्या वो सभी के सभी उम्मीदवारों को मुलाजिमत देने वाली है? कि तलबा ने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, यानी आपकी जो तालीमी काबिलियत थी और आपके जो पर्सनल डिटेल्स थे वो सारे सेंट्रल जो डाटा है, मतलब जो सारे जो मुंतज़मीन है उनके पास पहुंच चुका है। तो क्या आपके एप्लीकेशन की बुनियाद पर, आपके तालीमी असनादात की बुनियाद पर आपको जॉब की ऑफ़र की जाएगी? जी नहीं, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपकी जांच ली जाएगी। जैसे पिछले पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ये भी दिलचस्प बात नोट की गई, किसी ने शेयर भी किया है और बाज़ जगह ऐसा हुआ भी है, जहाँ पर कंपनियों ने बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में, खुले शब्दों में इस बात की वजाहत कर दी कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान अपना डिग्री मुकम्मल किया है, बराए करम उनसे हम माजरत चाहते हैं। यानी we are not we will not welcome those students who have passed their degree कोर्स और जो भी उनका सर्टिफिकेट था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड, क्योंकि ऑनलाइन तालीम हुई है तो ऑनलाइन इम्तिहानात भी हुए हैं और ऑनलाइन तालीम और ऑनलाइन इम्तिहानात के मुतालिक बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। तो अजीज़ तालिब इल्मों, एक बात तो तय है कि इंटरव्यू होगा, आपकी एप्लीकेशन के मिलने के बाद भी आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपको जांचा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा और इंटरव्यू के दौरान यही होता है। अब जो सवाल ये है, देखिए ये हम सारे एक मफरूज़ हम तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस तरह से पूछा जाए। तो सर ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं? यूनिवर्सिटी के टीचर होने के नाते बाज़ ऐसे कमेटियों में, बाज़ ऐसे अफराद के साथ ऐसे ग्रुप में बैठना होता है जहां पर हमें खुद भी इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। नंबर 1 ये वाला तजुर्बा। नंबर 2, जब हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, चूंकि बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है, तो इंटरव्यू करना वो वाला एक सहाफ़ती नुक्ता नज़र से वो एक पेशा भी रहा है, वो दिलचस्पी का मौजू भी रहा है। इसके अलावा जो लोग, जिन लोगों ने मुख्तलिफ फील्ड्स में कामयाबी हासिल की, उनसे जब बात की गई तो चंद एक बुनियादी सवालात निकल कर सामने आते हैं और मैं चाहता हूं कि उन चंद एक बुनियादी सवालात के हवाले से ही आप तलबा से बात करूं, आप उम्मीदवारों से बात करूं। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा अभी हम तैयारी करके जाते हैं, तो एक तो वो चीज है कि इंटरव्यू को हम कैसे फेस करें। तो पहली चीज कि भाई हम हमारा अपीयरेंस कैसा है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर अगले अगले दिनों में आप सेशन देखेंगे कि इंटरव्यू के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू के दौरान हमें किस तरह का लिबास, ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए, हमारा आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप अगले सेशनों में मुख्तलिफ माहिरीन से सुनेंगे। मैं जिन मौज़ूआत पर बात करने वाला हूँ वो सवालात की नौयत है कि आम तौर पर हम ये सोच के जाते हैं कि हमने देख लिया कंपनी का बोर्ड लगा है कि ये ट्रांसलेशन वर्क के हवाले से कुछ यहाँ पर जॉब है, या फिर हमारे बायोडाटा की बुनियादों पर उस कंपनी वालों ने ये समझा कि भाई हम इस तालिब इल्म को अपना पोटेंशियल कैंडिडेट मानते हैं, तवक्को करते हैं कि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी ट्रांसलेशन की बड़ी मांग है। फेसबुक से लेके मुख्तलिफ जो MNCs हैं वो भी ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर जैसे ही उस कंपनी के नुमाइंदों से हम इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं तो हम जहन में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन के हवाले से हमारी जो महारत है, हमारी जो काबिलियत है, उसके मुतालिक हम जहन में तैयारी करते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जो माहिर इंटरव्यू लेने बैठते हैं वो दो चीज़ें चाहते हैं कि जैसे उम्मीदवार चाहता है वैसे सवालात बहुत कम पूछे जाते हैं और बहुत कम ऐसे होता है। एक तो ये है कि पहली चीज तो उम्मीदवार को टेस्ट करना है, उनको 10 या 15 मिनट जो मिलते हैं उस 10 या 15 मिनटों में वो इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि अगर आपको मुलाजिमत का मौका दिया जाए तो आप उस कंपनी के लिए कारआमद साबित होंगे। ये बस इस बात का पता लगाना है। अब 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू के दौरान आपको ये बात साबित करनी है कि आप उस मुलाजिमत के लिए सबसे अहल तरीन, द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो कि आपको अपने हवास नहीं खोना है, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के शिकार होकर भी आपको वो नहीं करना है।
आमतौर पर ये देखा गया है कि इस तरह के जब जॉब मेले होते हैं तो वहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन बता रहा है हमारे डॉक्टर यूसुफ खान साहब ने भी इस हवाले से बताया कि 1000 से ज़ायद कैंडिडेट आए, तो लाजिम बात है ऐसे नहीं होगा कि आप पहुंचे जॉब मेले में और जाते ही सबसे पहले आपका इंटरव्यू ले लिया। तो आपके पास इतना पेशेंस, सब्र होना चाहिए, इतना आप मुस्तकिल मिजाजी से जैसे अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि अगर आपका नंबर, अगर आप जहाँ पर जिस कंपनी के पास आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं वहां पर हो सकता है आपसे पहले 35 उम्मीदवार मौजूद हैं, आपका 36वां नंबर है, तो आपको बड़े ही सब्र के साथ, बड़े ही इस्तिक़लाल के साथ, बड़े ही सुकून के साथ अपनी बारी का इंतजार करना है। होता यह है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हैं, और लेकिन उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, हर सवाल, हर मुतवक्को जो सवाल है उसके लिए वो तैयारी करके वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब उनसे पहले 35 कैंडिडेट जब इंटरव्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पेशेंस, उनके पास जो सब्र का मात्रा होता है वो कम हो जाता है, और उसका असर उनके इंटरव्यू पर भी पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको ज़हन में रखना है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी के जो लोग हैं वो 35 उम्मीदवारों को इंटरव्यू कर चुके हैं और 36वां आपका नंबर है, तो क्या उसका असर, जब एक कैंडिडेट इस चीज़ को फील कर रहा है कि वो मुसलसल बैठा है, देख रहा है कि उससे पहले 35 उम्मीदवार जाके इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और 36वां उसका नंबर है, तो कहीं ना कहीं उसका उसका जो हौसला है, उसकी जो एनर्जी है, जो आगाज में थी इंटरव्यू के, वो इख्तिताम तक नहीं है, कहीं ना कहीं वो कम होती महसूस हो रही है। तो क्या ऐसे भी मुमकिन है कि जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं उन पर भी उसका कुछ असर पड़े? ऐसे भी हो सकता है कि आपसे पहले वाला जो उम्मीदवार है वो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उसने इंतहाई अच्छा मुजाहिरा किया है, बहुत अच्छा उसने हर सवाल का जवाब दिया, मुतमईन किया है, तो वो भी आपके परफॉर्मेंस पे या आपका जो इंटरव्यू है या आपकी जो रैंकिंग है, आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो उस पर असरअंदाज होता है। तो अजीज तालिब इल्मों, जो सबसे पहला और सबसे कॉमन, कई उम्मीदवारों से जब पूछा गया कि भाई इंटरव्यू के दौरान उनसे क्या सवाल किया गया, तो सबका ये जवाब था, एक ही बात जो मुश्तरक थी, वो ऐसे में 4 या 5 आपको जो है नुकात वो आपको बता रहा हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट को सब्जेक्ट के बजाय उसके जाति, उसकी पर्सनालिटी के बारे में सवाल करते हैं कि सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में बताइएगा तो ये जितना ओपन सवाल है उसको आप किस तरीके से सलीके से जवाब भी देंगे, और फिर किस तरीके से आप अपने बारे में अहम अहम जो मालूमात हैं आप समझते हैं वो आप शेयर करेंगे। अपने बारे में मालूमात बताना, अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में मालूमात बताना, क्यों सर वो तो हमने एप्लीकेशन में भर दिया, हमारा सीवी हमारे साथ हमने जीरोक्स भी करवा कर लाया है, जीरोक्स उनके सामने रख सकते हैं, क्या वजह है, क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने बारे में बताएं? तो दरअसल वहां पर जो 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे का भी जो इंटरव्यू है, वो उस सारे अरसे के दौरान जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो दरअसल जांचना चाहते हैं कि जो कुछ क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने क्लेम की है, क्या वो उसको पोस्ट भी करता है या उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, यानी उसने इम्तिहान पास किया है और उसने डिग्री ले ली है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उसके पास कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका तालीमी पस, जैसे फर्ज कर लीजिए कि अगर मैं आपको बता रहा था ट्रांसलेशन के हवाले से कोई जॉब है, उस काउंटर पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो वहाँ पर आपका तालीमी पस मंजर, अगर आप ये बताएंगे भाई मैं एक मदरसे से फारिग हूँ, मैं जहाँ पर मैंने अरबी बुनियादी तौर पर सीखी और उसके बाद फिर मैंने अरबिक से ही मास्टर्स किया है, तो वहाँ पर अगर फर्ज कर लीजिए कि उम्मीदवार को इस जॉब के लिए कि वहाँ पर उसको अरबी जबान से तर्जुमा करना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका जो तालीमी पस मंजर है कि तालिब इल्म का जो इब्तदाई तालीम है या आला दर्जों की या सानवी दर्जे की जो तालीम है, वहीं पर उसने अरबी जबान सीखी है, तो वो मददगार भी साबित हो सकता है। तो ऐसे नहीं समझना है कि जब हमारे ताल्लुक से कुछ अपने बारे में कहने को कहा जा रहा है तो वो कुछ गैर अहम है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा बड़े सलीके से कैसे आप अपनी बात को पेश करते हैं, ठहर ठहर कर बात कीजिएगा। और यहाँ पर आपको, चूंकि देखिए ये ऐसी चीज है जो आपके मुताल्लिक है, आपको बोलना है, कोई पहले से पैरामीटर्स फिक्स नहीं किए गए कि आपको ये ही बोलना है। आपको समझिए कि आप ओपन है, अपनी बात भी करना है, सलीके से भी करना है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको इम्प्रेस भी करना है। तो इसमें 2 चीज़ों का आमतौर पर जो कहा जाता है कि 2 चीज़ों का लिहाज रखना होता है। एक तो आपको एज एन इंडिविजुअल हु यू आर, आप कौन हैं, आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। कहीं पर बाज़ वक्त ऐसे भी होता है कि आपके घर में आपके वालिद साहब की जो मसरूफियत है वो बताती है कि भाई आप भी
किसी फील्ड में किस कदर संजीदा हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है। तो उन चीजों का भी आपको लिहाज रखना है, लिहाज रख के और हमेशा से दुनिया की बड़े बड़े जो माहिरीन नफ्सियात है वो यही कहते हैं, उन्होंने जब इंसानी नफ्सियात का मुतालिया किया तो इंसान की शुरू से ही ये नफ्सियात है। इंसान क्या चाहता है, जो चीजें उसके उयूब हैं या उसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या उसकी जो मनफी बातें हैं वो उसको छुपाना चाहता है, और जो अपने मुस्बित पहलू है वो उसको बताना चाहता है। और सारी दुनिया की यही कहानी है, हर फर्द अपनी कहानी छुपाकर पड़ोसी की कहानी जानना चाहता है, अपनी सारी चीजें वो पीछे रखकर पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारे अतराफ में क्या हो रहा है वो जानना चाहता है। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो जबान होगी, आपका जो इजहार ख्याल होगा वो किस तरीके से आपको एक नौकरी के हुसूल में, रोजगार के हुसूल में वो माविन साबित हो सकता है उस चीज के। तो अपने बारे में बताइए, इसे मुराद आपको अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से बताना है, दौरान तालीम अगर आपने कुछ नुमाया कारकर्दगी की है, नुमाया आप जैसे तर्जुमे के हवाले से मैं बात कर रहा था, ये मिसाल दी जा रही है सिर्फ, और मिसालें चीज़ें समझाने के लिए दी जाती हैं, वो मिसालें ही अज खुद सारा लेसन नहीं होती। तो ट्रांसलेशन के हवाले से अगर आपने ये कहा कि वाइल आई वाज परस्यूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, two stories which I translated from the Arabic was published in न्यूज़पेपर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक तो आपका जो बैकग्राउंड है, जहां पर आप मदरसे में अरबी पढ़े थे वो वाला जिक्र, दूसरी चीज कि आपने अरबी में कोई दो कहानियां थी जो बच्चों की, उन कहानियों का आपने तर्जुमा किया उर्दू में। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, सामने वाले जो इंटरव्यू निगार है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको ये बात साबित करती है कि भी आप वाकई इस मौजू के लिए अहल हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब दूसरा जो सवाल पूछा जाता है, और ये देखिए हम एक मफरूजा मान के चल रहे हैं, किस बुनियाद पर हमने ये मफरूजा कायम किया, इस बुनियाद पर कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे आप किताबें में देखेंगे इस हवाले से, तो उसमें यही चीज मुश्तरक पाई जाती है कि वहां पर बजाय खुद उम्मीदवार बोलने के, खुद जो इंटरव्यू लेने वाला फर्द है, इंटरव्यू लेने वाले जो माहिरीन है, वो सवाल करते हैं कि आपको ये मौका क्यों दिया जाना चाहिए, आपको ये मौका क्यों दिया जाना चाहिए। और वहां पर आपको बताना है कि ये मौका आप क्यों करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं गांव से शहर आया था, शहर में मेरे लिए अपनी पॉकेट मनी का बड़ा मसला हो गया था, इसीलिए अब ये मैं करना चाह रहा हूँ। आपकी अपनी, मतलब आपको अपनी मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग में बास चीजें आपको खास तौर पर उसका ध्यान रखना होता है कि मार्केटिंग के दौरान कोई ऐसी चीज आप शेयर नहीं कर देना जो कि हकीकत पर मबनी हो, लेकिन वहां पर उस चीज का शेयर करना शायद आपके लिए दुरुस्त नहीं हो। जैसे एक और सवाल जो उसमें पूछा भी जाता है आमतौर पर जब इस तरह के होते हैं, क्या आप आगे, जैसे अगर ग्रेजुएशन की बुनियादों पर किसी का इंतखाब हो रहा है या पीजी की बुनियादों पर भी इंतखाब हो रहा है, तो सवाल पूछा जाता है कि भाई आर यू इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग योर एजुकेशन। तो वहां पर वो जानना चाहते हैं कि भाई बिलफर्ज उम्मीदवार को वो समझते हैं कि ये 75% अहल है, अब जो 25% उसकी कमी है उसको हम अपने ट्रेनिंग के जरिए से पूरा करेंगे। That means they are going to spend some time and amount and resources on you, ताकि वो आपको उनकी कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसके वो काबिल बना सके। तो ऐसे में वो ये सवाल करते हैं, तो उस सवाल के जरिए से दरअसल वो ये जानना चाहते हैं, आप ये बोले कि भाई मैं अभी फिल वक्त थोड़ा सा ब्रेक लिया हूं, ताकि इस ब्रेक के दौरान मैं कुछ जॉब कर सकूं, जिससे मैं अपनी जो हायर स्टडीज है आगे उसको फंड कर सकूं। तो वहां पर शायद उनका ये फैसला होगा कि नहीं, हम ऐसे कैंडिडेट पर अपने रिसोर्सेज जो है, उनका जो टाइम लग रहा है, उनकी जो ट्रेनिंग के लिए जो कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके पीछे नहीं लगा। तो वहां पर उस चीज का आप वाकई, अगर आपका पढ़ने का इरादा है तो आपको बताना जरूरी है। क्यों? मसला ये होगा, आप डिस्टेंस से भी चाहे आप कुछ कोर्स कर रहे हो या फिर आप रेगुलर भी आगे करना चाह रहे हैं, तो आपको तो ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और फिर अक्सर कंपनियों में क्या किया जाता है, जब किसी को मुलाजिमत दी जाती है तो उसके 10वीं के और 12वीं के जो सर्टिफिकेट्स है वो ओरिजिनल रख लिए जाते हैं। आपको अगर फर्दर स्टडीज भी करना है तो आपको वो सर्टिफिकेट्स निकलवाने हैं। तो उस वक्त मसला हो सकता है कि कंपनी शायद ऐसे किसी उम्मीदवार को लेने में दिलचस्पी नहीं रखती, कि उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उसके पीछे वक्त भी लगा रहे हैं, उसके पीछे पैसा भी लगा रहे हैं, और फिर 2 साल के बाद वो ये कह रहा है कि भाई मुझे फर्दर स्टडीज के लिए मैं बाहर जाना चाहता था,
और ये नौकरी मैं इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपने लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो माली वसाइल है, वो इकट्ठा कर सकूँ। तो उस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो वो उस वक्त आपको मसला होगा अगर वो सर्टिफिकेट आपको वापस ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डिस्टेंस से भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको मसला क्या होगा कि जब इम्तिहान का वक्त आएगा और इम्तिहान के दौरान आपको अगर यहाँ पर कुछ अहम जिम्मेदारी दी जाती है, वहाँ पर आपको इम्तिहान के लिए छुट्टी चाहिए, तो वो भी उस चीज़ को भी देखना है। बाज़ इदारे, बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो उस चीज़ का ख्याल करती हैं और वो ये समझती हैं कि ये उम्मीदवार हमारे लिए इसमें पोटेंशियल है, हमने इसको ट्रेनिंग दी है, ये इतना काबिल है कि अगर ये इम्तिहान के लिए छुट्टी भी मांग रहा है तो हम छुट्टी देने तैयार हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल किसी तरह से कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, जो चीज़ है वो आपको क्लियरली आपको डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा जो एक सवाल पूछा जाता है, आपको मालूम है कि पैंडेमिक के दौरान भी जो एक सबसे बड़ा मसला उभर कर आया है, सिर्फ जॉब मार्केट में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी, वो है डिप्रेशन का। जिस तरीके से कोरोना की वबा ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, हमारा एजुकेशन सेक्टर भी इससे मुतासिर हुआ है, मेडिकल सेक्टर भी मुतासिर हुआ है, जॉब सेक्टर भी मुतासिर हुआ है। बड़ी-बड़ी हुकूमतें परेशान हैं कि जो पैंडेमिक के सबब जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे और जो ग्रोथ का रेट, जो शरह पैदावार है जो कम हुई थी, वो आज तक नहीं समझ सकी। हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ इक़दामात किए गए थे, जैसे वैक्सीनेशन फ्री किया गया, तो लाज़िम बात है इसका जो बोझ है वो बोझ तो सरकार के खजाने में पड़ेगा। तो बताना ये मकसूद है कि इस वबाई दौर ने बड़ी-बड़ी हुकूमतों के खजानों को भी मुतासिर किया है। तो ऐसे में आम आदमी भी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला जैसे रोजगार का है कि कई कंपनियों में क्या किया गया, मुलाजिमतों की तखफीफ की गई, उनकी छुट्टी कर दी गई। इवन मीडिया के शोबे को भी उससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर मीडिया के हवाले से एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड क्लियरली द पिक्चर इन विच यू हैव टू यू नो मेक योर ओन प्लेस। कैमरामैन के बगैर पहले मीडिया की इंडस्ट्री का तस्वुर नहीं किया जाता था, लेकिन जब मार्च 2020 में ये पहली मरतबा लॉकडाउन लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और जो फर्स्ट वेव में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर तबाही फैली या लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, तो जो मीडिया का सेक्टर था वो भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। तो उस दौरान हुआ क्या कि मीडिया ने क्या किया, बड़े बड़े जो नई दिल्ली में जो काम करने वाले जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपने पास मैन पावर को कट करना शुरू किया, कटौती करना शुरू की। अब टेलीविजन चैनल है तो उसमें वो लोग एंकर की तो छुट्टी नहीं कर सकते, एंकर तो कैमरे के सामने आता है। तो वो लोग जो कैमरे के पीछे काम करते थे उनके ऊपर ये तलवार पड़ी, तो उसमें बहुत सारे कैमरामैनों की छुट्टी कर दी गई। यानी वो कैमरामैन जो ये समझते थे कि हमारे बगैर टेलीविजन चैनल का तस्वुर ही नहीं हो सकता, हमारे बगैर न्यूज चैनल का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, उनको ये कह दिया गया कि अगर वो एडिटिंग कर सकते हैं, अगर वो कॉपी एडिटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर उनकी छुट्टी। यानी इस पैंडेमिक ने हमें क्या बताया, ये बताया कि अगर हम जो जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से चैलेंजेस बदल रहे हैं, जिस तरीके से नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आई है, उसके हिसाब से क्या हम अपने आप को ढालने के लिए तैयार है, क्या उसके जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनका सामना करने के लिए अपने आप को एम्पावर करते हैं या नहीं करते हैं, वो जरूरी है। और आप देख लीजिए, अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानते हैं कि अब कैमरामैन का रोल खत्म कर दिया गया, रिपोर्टर से ही ये कहा जा रहा है कि अगर आपको फील्ड पे जाना है, रिपोर्ट करना है, तो आप खुद मोबाइल फोन से, खुद अपने ही सेल्फी स्टिक के जरिए से आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो ये मीडिया की इंडस्ट्री के हवाले से बता रहा हूँ। तो ऐसे में जो कैमरामैन वीडियो एडिटिंग जानते थे या जो किसी तरीके से डेस्क का काम जानते थे वो तो बच गए, लेकिन ऐसे कैमरामैन जो सिर्फ कैमरा हैंडल कर सकते थे, उनके लिए मसला पैदा हो गया कि वो मसाइल पैदा कर रहा है। एक मिनट में यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो टेलीविज़न है, मैं उसको एक मिनट में उसको ब्लर करने की कोशिश करता हूँ। जी, तो अजीज तालिब इल्म, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से दुनिया सारी, आमतौर पर जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास में भी तलबा की कुछ ऐसे ही शिकायत होती है कि सर आपके जो बैकग्राउंड में टेलीविज़न चल रहा है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है।
तो जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी उनके सामने है, वो ये है कि चीज़ें उन्हें, हर चीज़ उन्हें उनके असल जो मेन फोकस है, मेन जो गोल है, उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान ये है कि उसका गोल के क्या है, उसका निशाना क्या है, उसका हदफ क्या है, वो उसके मुतालिक बिल्कुल क्लियर हो और फिर वो उस पर फोकस रहे। ये चीज़ मेरे हिसाब से, ये जो बैकग्राउंड में चलने वाला जो टेलीविजन सेट था, वो शायद इनडायरेक्टली वही मैसेज आपको कन्वे कर रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि पैंडेमिक ने एक जो नया चैलेंज पैदा किया है, वो है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर भी इससे मुतासिर हुआ है, हमारी जॉब मार्केट हर एक उसमें हुआ है। तो आम आदमी पर भी डिप्रेशन बढ़ा है, आम आदमी भी तनाव में आ गया है और उसका जो मेंटल स्ट्रेस है, उसका जो जहनी दबाव है, वो बहुत समझिए कि माहिरीन कहते हैं, जो तिब्बी माहिरीन जो इस हवाले से तहकीक कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जदीद दुनिया की तारीख में अब से पहले इतना ज़्यादा दबाव आम आदमी को फेस करना नहीं पड़ा, जिस तरह का दबाव वो पैंडेमिक के ज़माने में, वबाई दौर में उसने फेस किया है। तो अब जहां पर आपको मुलाजिमत दी जा रही है, वहां पर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कहीं आप भी कोई इस तरह की नफ्सियाती बीमारी के शिकार तो नहीं, कहीं आप भी कोई ऐसी बीमारी का तो शिकार नहीं कि आपको अगर मुलाजमत दी जाए तो आपकी बीमारी आगे चल के आपके साथ, आमतौर पर जितने वर्क फ्रॉम होम को छोड़कर, जहां पर इंडिविजुअली काम करना होता है, अकेले फर्द को अपने घर में बैठ के काम करना होता है, जहां कहीं भी टीम वर्क का सवाल आता है, टीम की शक्ल में काम करना होता है, तो वहां पर ये सवाल खास तौर पर पूछा जाता है और इसका लिहाज भी रखा जाता है। इस बात को चेक किया जाता है, इस बात को देखा जाता है कि किसी भी शख्स की जहनी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त हो। ऐसा ना हो वो टेंशन में हो, ऐसा ना हो वो डिप्रेशन में हो, ऐसा ना हो किसी नफ्सियाती कैफियत का शिकार हो, नफ्सियाती मसले का शिकार हो, और उसकी उस कैफियत, उस बीमारी से न सिर्फ वो खुद मुतासिर होगा, बल्कि जिस किसी टीम का हिस्सा बन के वो काम करेगा, जिस किसी शोबे में वो काम करेगा, वो सबके लिए भी खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर अब जो सवाल पूछा जाता है, वो सवाल कुछ ऐसे नहीं पूछा जाता कि आपकी अपनी कमजोरियां क्या है वो बताइए, बल्कि सवाल जो पूछा जाता है, जो आमतौर पर पूछा जाने वाला एक तीसरा और अहम जो सवाल है, वो ये है कि आप अपना समझिए कि आपकी ताकत क्या है, क्या चीज है सबसे मुस्बित चीज आपकी पर्सनालिटी की। तो उसके जरिए से भी जो माहिरीन है या जो लोग वहां पर बैठते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी शख्सियत, तो वहां पर आपको क्या बताना है कि इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आप कैसे उस जॉब को बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं, और फिर उस जॉब में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपको कोई टीम को लीड करना है, तो आप उस वक्त उस चैलेंज को कैसे पूरा कर सकते हैं। आपके जैसे मैं डिप्रेशन की बात करा, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापना है, आप दूसरों से ज्यादा मिंगल नहीं होते, आप दूसरों से ज्यादा आपके कम्युनिकेशन नहीं है, तब भी उस चीज को कंपनी वाले या जो कोई वहां पर इंटरव्यू लेने वाला है, वो इस चीज को गौर करता है कि ये फर्द, ये तालिब इल्म, ये उम्मीदवार हमारी कंपनी के लिए मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी जिस अंदाज में काम करती है, वहां पर मुलाजिमीन का एक दूसरे से ताउन जरूरी है। ऐसे में आपकी जो पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, या काम से काम, या फिर मिजाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मसला है कि आप दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे आपसे पूछा जाता है और जो चीज आप बताएं, कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस बात को माहिरीन तस्लीम करते हैं कि आदमी जब झूठ बोलता है, तो उस वक्त उसका जो चेहरा है, कहीं ना कहीं या तो झूठ बोलने में भी इतनी महारत होना है कि आप आपके चेहरे को भी, चेहरे के जो तासुरात है वो भी आपका साथ दें। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि इस हवाले से ज्यादातर नाकाम है। तो कोशिश ये करना है कि हम अपने मुतालिक ये साबित करें, ये बताएं कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है कि भाई, अगर खासतौर पर अगर मीडिया के बैकग्राउंड में बात करूं, तो मिसाल ये चीजें समझाने के लिए दे रहा हूं मैं, कि हमारे यहाँ जो होता है कि कंपटीशन का जमाना है, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है। तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से मुराद सबसे पहले कौन न्यूज ब्रेक कर रहा है, वो अहम मायने रखता है। तो यहां पर आपको जल्दी से काम चाहिए, और जल्दी की चक्कर में खबर गलत नहीं होना है। यानी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करनी है, आपको इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी करना है, यानी वो इत्तला सही है या नहीं है,
वो भी चेक करना है, और फिर सबसे पहले चेक करके सबसे पहले आपको वो करना है। क्यों? कि रिमोट कंट्रोल का जमाना है। जैसे ही अगर किसी को कोई सोशल मीडिया की वजह से हो ये गया है कि मेन मीडिया पर काफी प्रेशर आ गया है। लोगों को पहले उनके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए से बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। अब वो उन सोशल मीडिया से मिलने वाली खबरों की तस्दीक के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया का रुख करते हैं, और उसमें अगर किसी टेलीविजन चैनल पर इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज मिस हो गई तो समझिए बहुत सारे नाजरीन उस चैनल से दूर हो गए। तो उसमें क्या चीज देखी जाती है कि अगर कोई मीडिया की कंपनी आ रही है तो वो ये देखते हैं कि वो कितना टीम को लीड करने के काबिल है, कितना वो उसको डेडलाइन दी जाती है तो उस डेडलाइन को वो कामयाबी के साथ पूरा कर सकता है। यानी आपके अंदर कायदाना सलाहियत कितनी है, उस बात को चेक किया जाता है। आपके तो अब कायदाना सलाहियत कैसी है, आप कैसे उसको साबित करेंगे? तो यह है कि कायद की ही पहचान होती है। वो क्या करता है, वो तो सबको लेकर, सबकी क़ियादत करता है। सबको लेकर चलना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि कैसे अगर जी, यहाँ पर कुछ तकनीकी मसला देखिए, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी वायर कनेक्शन है, हम उसके बावजूद भी ये जो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है वो मसाइल दे सकता है, और वो मसाइल दे रहा है जिसके सबब आपसे हमारा जो राब्ता है वो ब्रेक हो गया था, जिसके लिए मैं माजरत खाऊं। तो अजीज तालिब इल्म, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको ये चीज साबित करनी है कि आप अपने अंदर कायदाना सलाहियत रखते हैं, वो चीज आपको बताना है। आप लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, वो आपको बताना है। तो अच्छा, इसमें बताने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक सफ़े का काफी लंबा एस्से लिखे और वहां पर जाकर पढ़े। जो भी आपको जब इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेने के लिए जो माहिर आपके सामने बैठा है, उसको आपको जो कुछ सुनाना है वो बर्जस्ता जबानी सुनाना है। तो ऐसे भी नहीं करना है कि इंटरव्यू के लिए हम कोई चीजें पहले से रट कर जाएं, पहले से हम किसी चीजों को लिख लें, पढ़ लें, याद कर लें और वही जाकर वहां पर सुना दें। उसके बाद जो एक अहम सवाल जो खास तौर पर आम तौर पर सभी लोग पूछते हैं, वो दरअसल देखना चाहते हैं कि हाउ मच ए कैंडिडेट इज सीरियस फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, फॉर ए पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात आई तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा आपने सोचा है कि आपको जो जॉब मिलनी है वो बहुत बड़े एमएनसी में मिलनी है, लेकिन आपने जब जॉब मेले के दौरान इंटरव्यू अटेंड किया तो वहां पर आपको ऑफर हो रही है, आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि आपको 40,000 50,000 की जो है जॉब मिलनी चाहिए, और इंटरव्यू के दौरान आपको शॉर्टलिस्ट करके कहा जाता है कि हम आपको एज ए ट्रेनी, ऐसे हो सकता है हम आपको एज ए ट्रेनी अपने पास जो है जॉब ऑफर करते हैं, और उसके लिए आपको 15,000 रुपये की हम आपको सैलरी ऑफर करते हैं। तो इस पस मंजर में क्या करना चाहिए? तो वहां पर मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो अवसर होते हैं, जो मौके होते हैं, वो हमेशा छोटे होते हैं। उसको ये नहीं समझ, बजाय बेकार रहने के, बजाय हम अपनी सिर्फ इंतजार में वक्त गुजारने के, अगर हम जो कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो वहां पर अगर हम उसको अवेल करते हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही है हमें साथ में, उसके साथ स्टाइफंड भी मिल रहा है, या एज ए ट्रेनिंग लेके हमें वहां पर कम तनख्वाह, हमारी तवक्को के हिसाब से कम तनख्वाह दी जा रही है,
लेकिन हम उस मौके से इस्तेफादा करते हुए, अपनी सलाही उस मौके से इस्तेफादा करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बजाय बेकार रहने के हम रोजगार से जुड़ सकते हैं। बजाय हम खाली रहने के कुछ ना कुछ हमारे पास आमदनी का जरिया शुरू हो सकता है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिल सकता है, और इस एक्सपीरियंस के साथ हम आगे इस एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि हम अगर सिर्फ 50,000 60,000 की नौकरी की तलाश में बैठे और उस तलाश के दौरान अगर 1 साल का वक्त गुजर गया, तो आप देख लीजिए, अगर हमने हमारी डिग्री, हमारी जो जो कुछ पीजी की डिग्री हो या यूजी की डिग्री हो, या हमने जो कुछ कोर्स पास किया, उसके बाद 1 साल गुजर गया, उसके बाद 2 साल गुजर गया, ये गैप विदाउट जॉब जो रहेगा वो जरूर सवाल करेगा कि मतलब अगर आपकी सीवी आपके सामने उस वक्त सामने है, जो कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा है, तो वो सवाल करेगा कि, और उसके जहन में कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि क्या वजह है कि ये कैंडिडेट अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुसलसल 2 साल तक इसके पास गैप है। तो वो आपसे सवाल करेगा कि क्या आप कहीं कोई एजुकेशन में मसरूफ थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट भी आप ऐड नहीं किए। नहीं, मैं सिर्फ तलाश कर रहा था ताकि मुझे 50,000 की नौकरी मिले, मुझे 60,000 का ब्रेक मिले, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। तो उसको भी उस तरह के एटीट्यूड को भी गैर संजीदा माना जाता है, उस तरह के एटीट्यूड को भी सीरियस लिया जाता है, और ये समझा जाता है कि ये उम्मीदवार ज्यादा अहल या ज्यादा मौजू नहीं है। अब दूसरा जो पांचवा और अहम जो पॉइंट है, जो एक इंटरव्यू फेस करने के लिए तालिबान को अपने जहन में या उसके उसके मुताबिक होमवर्क करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जो उम्मीदवार इस जॉब मेले में शरीक हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस कंपनी में उन्हें जॉब मिल सकता है या कौन सी कंपनी में उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन जिस वक्त आप आएंगे यहाँ पर, जैसे आपको डॉक्टर यूसुफ खान साहब ने कहा था अपने पहले ही इब्तिदाई कलमात में कि हर तालिब इल्म को, जो भी कैंडिडेट है, वो अपना फोन इस खास तौर पर ये जो 5 दिन 6 दिन तक के जो ट्रेनिंग के सेशन चलेंगे उसके लिए चार्ज करके रखे, बल्कि ऐसे ही इंटरनेट एनेबल्ड अगर फोन के साथ आए और उस वक्त उसे पता चला कि भाई इस बैनर तले उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो कम से कम वो उस वक्त भी मालूम कर सके कि भाई बैनर लगा है, कि भाई मैं बार बार उसी चीज की मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रांसलेशन वर्क के हवाले से कोई कंपनी है जो काम ले रही है, तो हु दे आर अगर आप उसके मुतालिक मालूम कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक कंपनी के ताल्लुक से मालूम नहीं, लेकिन आपको ब्रॉडर वे में, मतलब बड़े तौर पर आपको मालूम है आप किसी तालीमी इदारे में काम करना चाहते हैं, तो आपको तालीमी इदारे के हवाले से जो मंजरनामा है वो मालूम रहना चाहिए। क्या चैलेंजेस है, आप प्राइवेट कोई, मुझे नहीं मालूम, उसका आइडिया नहीं है फिर वक्त के भाई कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इस जॉब मेले में शरीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल फर्ज हम मान के चलते हैं कि कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन भी आ रहा है जो अपने पास कुछ स्टाफ को रिक्रूट करना चाहता है, तो उसमें एमएस एजुकेशन और शाइन ग्रुप आ रहे हैं। जी जी, बेहद शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तालीमी इदारे भी आ रहे हैं, तो वो आपसे सवाल, तो आपको मालूम है आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस हवाले से आप किसी एजुकेशन सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में ही आगे चलकर काम करना चाह रहे हैं, तो आपसे वहां पर सवाल कर दिया जाए, तो अब आपको सवाल आपका वहां पर बदल जाएगा। आपसे सवाल ये किया जाएगा कि पैंडेमिक के पीरियड में क्या नए चैलेंजेस हैं, और आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो आप उस चैलेंजेस से कैसे सामना कर सकते हैं। तो भाई आपने तो बीएड का कोर्स किया है, बीएड का कोर्स किया है या डीएड का कोर्स किया है, कोर्स के दौरान तो इस तरह से हमें कुछ भी नहीं सिखाया गया था। तो बहुत सारी चीजें या बात चीजें ऐसी भी होती हैं जो हालात के साथ आपको सीखना पड़ता है, तो उसमें ये आपको होमवर्क करके आपको आइडिया है कि हम आगे जो हमारे लिए रोजगार का जो मौका देख रहे हैं वो किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 2 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, एक तो ऐसे लोगों की जो एज ए टीचर काम करते हैं, दूसरा होता है जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, टीचर नहीं होते बट वो जो होल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम काम करता है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो तब आपको वो जो पूरा सिस्टम काम करता है, क्या उनको चैलेंजेस है इस हवाले से, क्या आपने उसका मुतालिया किया है या नहीं किया है, ये चीज भी आपको इस हवाले से जानना जरूरी है। और फिर आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, आपको एंट्री लेवल जॉब मिल रही है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करना है। भाई वो आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आप ये बोले कि भाई मैं एज ए टीम लीडर काम करना चाह रहा हूँ, मगर आपको ऑफर की जा रही है एज ए टीम मेंबर काम करने की, तो क्या आप उसको नहीं बोलेंगे। हो सकता है उस सवाल के जरिए से आपको चेक कर रहे हैं कि भाई आपकी अपनी चीजों को हैंडल करने की, चैलेंजेस का सामना करने की जो सलाहियत है उसको चेक करने के लिए वो सवाल पूछा जा रहा है।
तो ऐसा नहीं होना है, जब हम नहीं बोले तो वहां पर तो ओपन रहिएगा, क्योंकि ओपन माइंड के साथ जब हम अटेंड करेंगे और फिर ठंडे दिमाग से हम चीजों को। अच्छा, और एक चीज जो खासतौर पर इंटरव्यू के दौरान देखी जाती है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब देख लेके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हो तैयार होकर जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ लेके इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाते हैं। अब होता क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये बच्चे क्या देख के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, और वो सवाल करना चाह रहा है। जैसे आमतौर पर, जैसे मैं भी आपको बताया कि भाई कैंडिडेट से पूछा जाता है अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताले बताइए कि भाई आप क्या समझते हैं कि आपकी शख्सियत का सबसे मुस्बित पहलू क्या है, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है क्या है, वो बताइए। अगर कोई कैंडिडेट इस हवाले से तैयारी करेगा, मुझसे यही पूछा जाए, और वहां पर सवाल हो सकता है इसके बरक्स पूछा जाए, तो वहां पर ये पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताइए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, कोई एक वीकनेस ऐसी बताइए जो समझते हैं कि आपको उस पर एड्रेस करने की जरूरत है। तो हम वहां पर सुन रहे नहीं कि वीकनेस पूछा जा रहा है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग प्रॉपरली व्हाट वाज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द एक्सपर्ट, हम फौरी जवाब दे रहे हैं। तो हमने क्या देखकर पहले से तैयारी की थी, हमने तैयारी की थी कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस हवाले से हमें जवाब देना है, और वहां पर हो सकता है सवाल कुछ दूसरा पूछा जाए। तो उसमें पहले बड़े ही इत्मीनान के साथ आपको जो कुछ सवाल है उसको सुनना है। जैसे क्लासरूम में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर, टू बी ए गुड जर्नलिस्ट यू शुड बी ए गुड लिसनर। तो बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ए गुड कैंडिडेट फॉर ए कंपनी, आपको पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको एक अच्छा लिसनर बन के जाना है। और जब आप बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाके बैठते हैं जैसे ही पूछा जा रहा है। जैसे हो सकता है बहुत सारे आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि उसमें होता क्या है कि जो बात करने वाला जो कोई स्पीकर है उसको आइडिया नहीं होता है कि उसकी आवाज किस लेवल में उसके सुनने वालों तक पहुंच रही है। तो वो कैमरे की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से, मतलब वो आवाज इतनी जोर से वो बात करता है, कहीं ना कहीं सुनने वालों को ये एहसास होता है कि चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो कुछ अपना जवाब दे रहे हैं, आप जो कुछ बात कर रहे हैं, वो इतना उसका लेवल हो कि जो कोई एक्सपर्ट टेबल के उस तरफ बैठा है उस तक वो बात पहुंच रही हो। आपका जो बात करने का अंदाज है वो चीखने और चिल्लाने वाला भी नहीं होना चाहिए। इतने धीमे लहजे में भी आपको बात नहीं करना है कि आप जो कुछ बात कर रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रही। तो इसमें आपको जो बिल्कुल इत्मीनान वाला लहजा रखना है, बिल्कुल पुरसुकून। और ट्राई टू कोशिश ये कीजिएगा कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपके अंदर हो सकता है जैसे 10 किस्म के फिक्र होंगे आपके पास, जो आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उसके बाद आपकी बारी है। तो हो सकता है आपने नाश्ता, लेकिन मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई सब ये आप इंटरव्यू अटेंड करने से पहले पानी भी पी कर जाइएगा, खाली पेट मत रहिएगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं असर, अगर इंटरव्यू के लिए आपको 2 घंटे की देर हो गई और आपने सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था जॉब मेला अटेंड करने के लिए, और फिर दोपहर का आपका खाना भी नहीं हुआ है, तो उसका इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस पे पड़ता है। और फिर आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वो सामने वाले को बताता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट कुछ इसकी जो पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं फेस चुगली आ रहा है कि वो स्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से इन चीजों का भी आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। ये तो कॉमन जो क्वेश्चंस थे उस हवाले से बात किया मैं। और जहां तक आपको जिन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है उस हवाले से भी मैं आपको बता दूं, आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान भी इस तरीके से हमने देखा है, मीडिया में रिपोर्ट्स भी पब्लिश होते हैं कि जो एग्जामिनेशन का टाइम है, वो एग्जामिनेशन का टाइम 10 बजे होता है, कैंडिडेट 10:02 को पहुंचता है, तब भी उसको रोक दिया जाता है। तो अब वहां पर कैंडिडेट का ये सवाल होता है, अरे सर हम तो सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुए, अरे सर हम सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुए। आपका लेट होने में ही काउंट होता है, आपके डिसिप्लिन को बताता है। तो कोशिश ये करना है कि आपको जिस दिन यहाँ पर आपको जॉब मेले के लिए यूनिवर्सिटी आना है, तो पहले से आप उस हवाले से पता कर लीजिएगा आपको कैसे उर्दू यूनिवर्सिटी पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कौन सी बस जाती है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, कितने बजे आपको स्टार्ट करना है, शहर से दूर है तो शहर से यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कौन सी बस के जरिए से आपको पहुंचना है। ये सारा जो होमवर्क है, आप बोलेंगे कि मैं गूगल की मदद से अपने दोस्त की गाड़ी पर पहुंच जाऊंगा,
तो अगर गूगल का मैप आपका इंटरनेट एंड वक्त पर जो है सो उसकी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम वो कर दे, तो बजाय गच्चीबौली फ्लाईओवर से पहले आप लेफ्ट टर्न लेने के, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो जाए तो आप गच्चीबौली फ्लाईओवर क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद जब आपका इंटरनेट कनेक्शन रेस्टोर होगा उस वक्त आपको लेफ्ट टर्न बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर आपको पहुंचना जो वक्त है वो वक्त पर आप पहुंच नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। जैसे अभी मैं लैपटॉप पर आप लोगों से जुड़ा हुआ था, लेकिन लैपटॉप स्टक हो गया तो मजबूरन मुझे अपने मोबाइल फोन के जरिए से आप लोगों से जुड़ना पड़ा। तो क्या चीज़ है इस चीज़ में, क्या चीज़ सीखने की है? सीखने की ये है कि हम कभी भी कंप्लीटली इस पर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें इंटरव्यू को जाने से पहले 10 कॉपी जीरोक्स बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम सुबह जाएंगे तो गच्चीबौली के रास्ते में उस वक्त हम जो है सब बनवा लेंगे। फर्ज कर लीजिए रास्ते में कोई जीरोक्स की दुकान एक थी, उसी दिन उस जीरोक्स की दुकान बंद है, तो आप कहाँ पर जीरोक्स करवाएंगे? तो एक दिन पहले अगर आप होमवर्क कर लेंगे, आपको जो 10 कॉपी जीरोक्स बनवाना है, तो आप जितना एडवांस में आप होमवर्क करेंगे, जितना एडवांस में आप तैयारी करेंगे, उतना ज्यादा आपको इंटरव्यू का जो दिन है, इंटरव्यू का जो मरहला है, वो दिन उतना ही आसान होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर इंटरव्यू कैसे फेस करना है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत के बाद जो अहम सवाल उभर के सामने आते हैं उस पर मैंने बात की। साथ ही किन चीज़ों का खास तौर पर लिहाज रखना है उस हवाले से भी मैंने बात की। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आप में से किसी के सवालात हो तो उन सवालात के जवाब देते हुए मुझे खुशी होगी। बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब हैं आप हमारे साथ? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया मुस्तफ़ा अली सरवरी सर। ये थे एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी तुलबा तालिबात जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में ऑनलाइन सेशन के, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें हैं और जो सर के जो हिदायत को जो तमाम जो है जो इंस्ट्रक्शन दी गए उसको जो है ज़रूर जो है उसको नोट करें। और अब हम यहाँ हमारा सेशन को जो है यानी हमारे मॉडरेटर जो है मिस्टर राकेश से गुजारिश करते हैं कि इस सेशन में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चनर्स आए, जरा राकेश जरा बता दीजिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाउ टू फेस इंटरव्यू के इसमें सर साहब एक क्वेश्चन ये है राकेश, अभी आप बता रहे थे ना तो ये सर वही जनरल क्वेश्चंस ये है कि अगर इंटरमीडिएट पास हो तो किस तरीके के जॉब्स है, और जो है दूसरे स्टेट से जो है हूँ तो किस तरीके क्या मैं इंटरव्यू अटेंड कर सकता हूँ, और जॉब्स किस तरीके के रहेंगे, और जो है अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ड्रेस कोड स्पेशली फॉर जी जी आपकी राकेश आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही। ये क्वेश्चंस का मैं सरवरी साहब से इजाजत देता हूँ कि ये जॉब मेला जो है खास तौर पर जो है तेलंगाना स्टेट के तुलबा तालिबात के लिए है। अगर कोई मानू से जो है डिग्री डिस्टेंस की या रेगुलर की किए हो या 3-4 साल यहाँ गुजारे हो, वो भी तुलबा तालिबात जो है मानू के भी जो है इसमें बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा सवाल सरवरी साहब के लिए, वो बच्चों ने क्वेश्चन ये किया कि अगर इंटरमीडिएट के बाद भी जॉब्स है या 10th के बाद भी कस्टमर केयर के भी इंटरव्यू के कंपनीज है सर, कस्टमर केयर के भी है इसमें? देखिए, आप मेरी तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जो कुछ भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो हमारे जो ये डॉक्टर यूसुफ खान साहब की निगरानी में जितने ट्रेनिंग के सेशंस हो रहे हैं उसको अटेंड कीजिएगा और उस दिन आप हाजिर होइएगा। क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो टीम है, इसके अलावा तेलंगाना उर्दू एकेडमी और सेक्विन की जानिब से मुसलसल इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां, ज्यादा से ज्यादा इदारे इस जॉब मेले में शरीक हों।
तो खतर जो फिगर है, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ फर्म्स हु आर गोइंग टू बी देयर ऑन दैट डे इज स्टिल नॉट फाइनलाइज। वो अभी उसमें उस हवाले से होमवर्क हो रहा है। तो आप 31 तारीख उनकी लास्ट डेट दी गई कंपनीज को भी और कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन के। और कई ऐसे कंपनीज हैं वो अपना कंसर्न दे दिए हैं, वो अपना जो है कंसर्न देने के बाद उनसे हम रजिस्ट्रेशन भी करा ले रहे हैं। तो तकरीबन उम्मीद की जाती है कि जो है ये फिगर कंपनीज का 60 हो और मुख्तलिफ शोबों का हो। तो राकेश, कोई और सवाल? मेरे हिसाब से राकेश कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, मीटिंग लेफ्ट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। बेहद शुक्रिया सरवरी साहब आपका इस सेशन का जो है। आप उम्मीद करते हैं कि हम कैंडिडेट्स जो है तुलबा तालिबात नोट करें और जो इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। फिर से एक बार बेहद शुक्रिया। ये थे जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, ये एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अस्सलाम वालेकुम। कल का सेशन 3 बजे से शुरू होगा। आप तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश करते हैं कि 3 बजे वक्त पे जो है जोड़ें। अस्सलाम वालेकुम।